अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। आज का आगाज कल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की उससे करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों के किरदार को इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक बनाने के लिए स्कूल्स में दरसगाहों में अखलाकियात की तालीम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी जो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम है उससे मुताल्लिक वो गुफ्तगू कर रहे थे, कहा कि मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों से भी इसी सिलसिले में वो मुलाकात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने अथॉरिटी के क़याम का तसव्वुर और खाका पेश भी किया है गुज़िश्ता रोज़। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ये भी कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का बुनियादी मकसद बाहमी तहकीक के ज़रिए सुन्नत की गहराई से फ़हम को फ़रोग़ देना और नौजवानों को इस्लामी तशख़्ख़ुस, अक़दार और सकाफ़त को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी मुआवनत फ़राहम करना है। मतलब ये कि सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं हम ये कहते हैं कि रियासत मदीना हमने बनानी है, बल्कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी तालीमात हैं हमें उस पर भी अमल करना होगा। तो चूँकि आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक आपको कहेंगे, लेकिन साथ के साथ हम ये कहेंगे कि इस मुबारक दिन के साथ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो जहां पर हम बात करते हैं सुआए हसना के हवाले से, तो वहीं पर अच्छे कामों का जिक्र होना जरूरी है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद के लिए एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है और कहा यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जिसके बाद रजिस्टर्ड लोगों को नामजद करियाना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर से घी, खुर्दनी तेल, दालें, आटा सब्सिडी रेट पर फ्राहम किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इस पर हमने कल भी आपसे गुफ्तगू की थी कि किस तरीके से अब तकरीबन आधी आबादी, बल्कि आधी से ज़्यादा आबादी को ये सब्सिडी का जो प्रोग्राम है वो मुंतकिल किया जाना है। ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स बल्कि गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। यानी आप घर के करीब उस दुकान से जो कि नामजद की जाएगी, जिस नज़रिया आपने जिक्र किया, तो वहाँ से जाकर भी आप वो अशिया सब्सिडी रेट पर ले सकते हैं, जिस पर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अगर हम दालों की बात करें तो उस पर दालें वैसे हम इंपोर्ट करते हैं और महंगी होती हैं, बट स्टिल इमरान खान साहब ने ये कहा है कि तकरीबन 30% आपको सब्सिडी दी जाएगी। यानी 100 रुपये किलो अगर कोई दाल है तो 70 रुपये की उस शख्स को मिलेगी। 60%, तकरीबन 60% पाकिस्तान की आबादी इससे मुस्तफ़ीद होगी। ये बहुत अच्छी बात है और ये बात मैं इसलिए ज़्यादा यहाँ पर इस पर जोर दे रहा हूँ कि जो तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद तो सिर्फ एक ही खबर पर करेंगे, एक ही बात पर करेंगे कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। आलमी मंडी में बढ़ी है, इमरान खान साहब ने तो बढ़ाई नहीं है। पाकिस्तान में तो तेल पैदा हो नहीं रहा, पाकिस्तान तो ज़ाहिर है उस पर उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी उसमें इजाफा करना है, बट स्टिल जिस तरह हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट आता है, यानी तेल कीमतों में बढ़ने का इम्पैक्ट हर चीज पर आता है, तो उस पर किस तरह से काबू पाना है उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। ऐसा ही है। और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की जो मौमून ख़ुसूसी हैं डॉक्टर सानी निस्सर साहिबा, वो भी ये कहती हैं कि रिलीफ पैकेज से 13 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। तो एक बड़ा पैकेज है जिसका ऐलान किया गया है और जल्द ही इस पर कहा जा रहा है कि न सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाएगा बल्कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, गवर्नेंस के जो मामलात हैं उनको भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक अच्छी और खबर आपको देंगे। वो खबर होगी क्रिकेट के मैदान से और ये खबर जो है सबसे ज्यादा इंस्पायर करेगी हमारे शायकीन क्रिकेट को। तो जनाब, क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर कुछ ऐसे है कि वेस्ट इंडीज की टीम दिसंबर में दौरा पाकिस्तान करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बता दिया गया है कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। टीम 9 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कराची में ये कुछ मैचेस खेले जाएंगे। सो शायकीन क्रिकेट तैयार हो जाए, कराची वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि तमाम जो मैचेस हैं वो कराची में ही होने हैं। 13 से 22 दिसंबर 3 T20, 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ये होने हैं जनाब। और इसके लिए कोशिश की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हालात चूँकि बेहतर हैं, कोविड की सिचुएशन खासी बेहतर है, तो क्राउड को इजाज़त मिले, क्राउड वहाँ पर जाए और इस मैच को एंजॉय करे, इन मैचेस को रादर एंजॉय करे। 2018 में लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान में आई थी और अभी जब हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने जब सिक्योरिटी का बहाना सा बनाया था, बाद में इंग्लैंड ने भी माजरत कर ली थी, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद और टीम्स भी नहीं आएंगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो दौरा है वो कहीं मुलतवी ना हो जाए, लेकिन वो मुलतवी नहीं हुआ और वो दौरा शेड्यूल है। वो दौरा, उसकी डिटेल्स आपके सामने रख चुके हैं हम, और थोड़े दिन में 9 दिसंबर को ज़ाहिर है उस टीम ने पाकिस्तान पहुंच जाना इंशाल्लाह। और इसी पर बात करते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट कल रिटायर्ड नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सर जी, सुबह सुबह अच्छी खबर है। खैर खबर तो कल ही आ गई थी, लेकिन डेफिनेटली हमने अपने व्यूअर्स को भी एक जरा बताना होता है कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है। वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान को आप किस तरह से देख रहे हैं, स्पेशली तब जब हम देखते हैं कि अभी नवंबर में T20 वर्ल्ड कप खत्म होने जा रहा है और इंशाल्लाह अगले महीने हम वेस्ट इंडीज की टीम को पाकिस्तान में देखेंगे खेलता हुआ हमारी टीम के साथ। अगर मुझे इजाजत है, थोड़ी सी मैं इसमें हिस्ट्री में चला जाता हूँ। आपको याद होगा लाहौर में एक अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में टीम आना बंद हो गई थी, एक तरह का बैन लग गया था। पाकिस्तान के हर महकमे ने बहुत मेहनत की, जिसमें कि लॉ इन्फोर्सिंग भी थे, क्रिकेट बोर्ड भी था, प्लेयर्स भी थे, और उसके बाद हमने रिवाइव कर लिया। फिर आपने देखा कि कोई पिछले महीने न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग द टूर ये वापस चले गए विदाउट टेलिंग अस एनी जेन्युइन रीजन। तो पाकिस्तान की मेहनत जो ज़ाय हुई थी, लगता ये था कि पाकिस्तान को दोबारा से मेहनत करना पड़ेगी और फिर ये टीमें, इंटरनेशनल टीम जो है पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगी। मगर कुछ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज़ ये तैयार हो गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी राज़ी हैं आने के लिए नेक्स्ट ईयर। और ये मैं समझता हूँ कि एक रिवाइवल है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसको हमें खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि जब ये वेस्ट इंडीज टीम आए तो सारी सहूलतें जो कि कराची वालों के लिए हैं, 3 टेस्ट में, 3 ODI, 3 T20, उसके लिए एंजॉय करें। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कोविड के अथॉरिटीज से कि वो अलाउ करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड बी अलाउड टू एंजॉय दिस सीरीज बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान। ये वाकई सर ये बड़े अच्छी डिमांड है, हम सब की डिमांड है कि होना भी यही चाहिए। सर आप जरा बताएं, लास्ट टाइम जब ये टीम आई थी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ नहीं आई थी, इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड आएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा खेल के मैदान पर? देखिए, अभी इन्होंने स्क्वाड अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन प्रॉमिस जरूर किया है। और जितनी स्ट्रॉन्ग टीम आएगी और जितना अच्छी क्रिकेट होगी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट क्रेजी जो पब्लिक है, जो एंजॉय करती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए, जिनको एक टफ कंपटीशन मिल सकता है अगर उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आ जाए। और वेस्ट इंडीज की टीम फुल स्ट्रेंथ तो अपने पूरे ऑप्टिमम खेले तो मैच देखने का बहुत ही मजा आता है। सही। निशा साहब ये भी फरमाइएगा कि अभी जैसे मैंने जिक्र किया ना कि नवंबर में हम T20 वर्ल्ड कप को पूरा हुआ मुकम्मल होता हुआ देखेंगे, दिसंबर में वेस्ट इंडीज दौरा कर रही है, फिर फरवरी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी लीग स्टार्ट हो जाती है। बैक टू बैक जो होने वाले मैचेस हैं, खिलाड़ियों को किस हद तक मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे और उनके परफॉर्मेंस में किस कदर हम निखार आता हुआ देखेंगे? आपने प्रेजेंट जो T20 वर्ल्ड कप देखा है, इसमें से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान की एक इंस्पायरिंग जो परफॉर्मेंस है, जिसमें पर्टिकुलरली जो कंट्रीब्यूशन है यंगस्टर्स का है, ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की ग्राफ ऊंची जा रही है एज फार एज T20 क्रिकेट इज कंसर्न। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो फिर एक क्वालिफाई कर लेगा फाइनल के लिए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और साथ ही साथ अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान की जो कमिंग सीरीज है वो काफ़ी हैक्टिक हैं और उसमें फिटनेस के भी मसाइल आ सकते हैं, परफॉर्मेंस के मसाइल तो इंशाल्लाह नहीं आएंगे क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान की सुपर लीग भी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट रमीज राजा के उनके आने के बाद एक एक्टिविटी जो है दोबारा रिवाइव हो रही है। ज़बरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे कर रहे थे और वेरी राइटली सेड, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं इस वक्त T20 में, उसमें ये जुमला ज़रूर कहना चाहिए, वाहिद टीम है, ये वाहिद खिलाड़ी हैं जो जज्बे से खेलते हैं। बाकी टीम्स ठीक है, वो टेक्निक की अपनी इंपॉर्टेंस है, पिच को पढ़ना, बाकी प्लेयर्स की स्टडी करना, वो सब अपनी जगह, लेकिन जज्बे से सरशार हैं ग्रीन शर्ट्स वाले। और इसीलिए थोड़ी कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं, तो अपने जज्बात का जो असल मुजाहरा है ना, वो जाके क्रिकेट ग्राउंड में करते हुए दिखाते हैं कि जब जज्बात की लय में आके उसमें बह के आप खेलना, ये कोई
कोई भी काम करना शुरू करते हैं ना, पैशनेट जिसको हम कहते हैं कि पैशन होना चाहिए, तो वो पैशन फिर आपको कामयाबी तक, बुलंदियों तक लेकर चला जाता है। लेकिन जो बात आपने की ना कि बड़े जज्बाती होते हैं, ये जज्बाती पर ना मुझे पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नजर आता है। स्पेशली हम बात करेंगे टिकटॉक पर, यूँ तो इस वक्त बैन है, लेकिन बहुत ही जज्बात उमड़ आते हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के, और यही वजह है कि कुछ ऐसा कंटेंट वो क्रिएट कर जाते हैं जिस पर फिर पाबंदी लगाने की बात होती है। बट एनीवेज, ये जो कंटेंट की हम बात करें, इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे इस पर नजर रखनी है, उस पर ज़ाहिर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान कर रही है। तो पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और टिकटॉक के दरमियान मैकेनिज्म बनाने पर अब इत्तेफाक हो गया, जिसके तहत इस बात को अब यकीनी बनाया जाएगा, इसको इंश्योर किया जाएगा कि टिकटॉक पर जो अपलोड किया जा रहा है कंटेंट वो गैर अखलाकी ना हो, गैर कानूनी ना हो। इस प्लेटफॉर्म पर गैर अखलाकी मवाद शेयर होने की वजह से अदालती अहकामात पर टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। डेफिनेटली आपने कहा कि वही जज्बाती पना, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने किस किस्म की वीडियोस अपलोड करी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कुछ लोग टिकटॉक यूज कर भी नहीं रहे तो वहां से कुछ ऐसा कंटेंट वायरल होता है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाता है, जो फेसबुक पर जाता है, जो इंस्टाग्राम पर जाता है, ट्विटर पर भी पोस्ट होता है। तो सिर्फ टिकटॉक एक अपनी ऐप तक महदूद नहीं होती है, टिकटॉक का जो एक अपना वीडियो क्लिप होता है वो वहीं तक महदूद नहीं होता। मतलब ये नहीं कहिए कि अगर आपने कुछ ऐसा बना दिया है जो कि इखलाकी तौर पर बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर एप्लीकेशन को टारगेट कर रहा होता है, तो जिसका मतलब ये है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें मुतासिर हो रहे होते हैं। और अभी मैं इसमें जब मैंने मुतासिर होने के जिक्र किया तो डेफिनेटली टिकटॉक की वजह से कुछ ऐसे मामलात भी हमने देखे कि लोग अपनी जान तक गवा बैठे। मतलब ये कि कुछ ऐसा स्टंट करने के चक्कर में उन्हें याद नहीं रहा कि वो अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें जो है खुदारा कोशिश कर कि जो आपके प्यारे हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं, तो इस किस्म का कंटेंट बनाते हुए जरा उनके बारे में भी ध्यान रखा करें। लिहाजा इसीलिए मैकेनिज्म बनाने का फैसला टिकटॉक की सरबरा पब्लिक पॉलिसी जो है उसकी चेयरपर्सन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड आमिर अजीम बाजवा से उन्होंने मुलाकात की, और इस मुलाकात में ये फौरी तौर पर फैसला ले लिया गया है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा फैसला है। ज़ाहिर है इस पर आप आगे चलकर मैकेनिज्म जिस तरह डिफाइन किया जाएगा हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा मौसम की बात करते हैं, मौसमाती तब्दीलियों की बात करते हैं, और इसके साथ साथ चूँकि आज है 5 नवंबर, आज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है, उसकी बात भी कर लेते हैं। चूँकि हम देखते आए हैं माजी में जिस तरह सुनामी आता रहा है और उसकी वजह से जो नुकसान होता है, इसमें अगर हम कुछ स्टैट्स आपके सामने रखें तो अगर गुज़श्ता 100 सालों की बात करें, 10 दहाइयों की हम बात करें, तो अगर 58 सुनामीज़ आए तो उसमें 2,60,000 ने चली गई। बहुत बड़ी फिगर है, 2,60,000 जाने। अगर हम इसको एवरेज देखें तो तकरीबन एक सुनामी आने से 4,600 जानें चली जाती हैं, जानों का ज़िया हो जाता है। और एक कोई और अगर हम देखें ना, थ्रेट अगर है कि इंसानी जानों को, यानी विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, तो ये क्लाइमेट चेंज का जो ये वाला एस्पेक्ट है, सुनामी, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्राता है। सबसे जो तबाहकुन सुनामी था वो दिसंबर 2004 में रिपोर्ट हुआ था, इंडियन ओशन में था, जिसमें 2,27,000 जानें चली गई थी और 14 मुल्क इससे मुतासर। तो एक तखमीना ये भी है ज़रिए आपके 2030 तक तकरीबन आधी आबादी दुनिया की ऐसी होगी जो किसी न किसी हद तक मुतासिर हुई होगी इन फ्लड्स की वजह से। दैट इज द रीजन कि इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां पर आपने शेब काम करने की बात की, ये तो आपने माजी के हवाले दिए, ये आपने आलमी दिन के हवाले से बात की। जो मौजूदा सूरत हाल है, हम किस करंट सिचुएशन से दो चार हैं, उसका भी जिक्र हमें करना बहुत जरूरी है कि क्योंकि दुनिया भर में कुर्रे अर्ज़ पर शदीद माहौलियाती तब्दीली के असरात की जद में है। मतलब सिर्फ कोई एक मुल्क नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम दुनिया के ममालिक। लिहाजा दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में बतदरीज मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के बायस होने वाली तबाही से बचने के लिए हमें फौरी तौर पर इक़दाम लेना होंगे। अब ऐसे में जब हम वतन अजीज की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुसलसल कंटिन्यूटी के साथ माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम कहते हैं कि हम इक़दाम कर रहे हैं तो उसे दुनिया भर में यकीनी तौर पर सराहा भी जाता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार
लगातार पूरी दुनिया को इस अहम मसले की तरफ तवज्जो देने पर जोर दे रहे हैं कि खुदारा ख्याल रखें कि माहौल को बेहतर कैसे बनाना है। तभी तो पाकिस्तान बिलियन ट्री सुनामी की हम बात करते हैं, और इसीलिए ये हमारा जो बिलियन ट्री सुनामी का वर्चुअल इफेक्ट है वो हम ले गए दुबई एक्सपो पवेलियन में 2020 में। आई विश अभी वो हमारी फुटेज होती तो हम जरूर आपको दिखाते हुए, हम किसी दिन दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर जिस तरह सुनामी बिलियन ट्री सुनामी को डिपिक्ट किया गया है पाकिस्तानी पवेलियन में। अच्छा, जो एक मंसूबा जिसका आपने जिक्र किया तो ज़ाहिर है हम देखते हैं बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, बट उसके साथ साथ और भी बहुत से स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान ने लिए हैं। वो चाहे ब्रिक किलन्स को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना हो, वो चाहे हम देखें कि जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब लेकर जा रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रुखसाना नवीद साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से। रुखसाना साहब, सबसे जो अहम मंसूबा रहा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली बिलियन ट्री रहा है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम हो रहा है और जिसकी वजह से अब इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी जी, आपने जैसे बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र किया, वो हमने केपी में कंप्लीट करने के बाद बाकी मुल्क में भी जून में 1 बिलियन मज़ीद हमने ऐड कर दिया। ये सबसे बेहतरीन कंपोनेंट है जो कि हम इस वक्त कवर, जो पाकिस्तान का ग्रीन कवर है उसको बचाने के लिए, जो कि 25% से 3% तक आ गया था, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ग्लेशियर्स हैं जो सबसे बड़ा एक ख़तरा है, जो इसके बड़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। और ये ग्लेशियर्स जो हैं ये मौसमियाती तब्दीली में दुनिया को परेशान कर रहे हैं, जिस तेज़ी से ये यहाँ पे हमारे मुल्क में ये पिघल रहे हैं। तो उसमें मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ की हमारी आबादियाँ बहुत इफ़ेक्ट हो रही हैं, और ख़ास तौर पे गरीब आवाम जिनको कि अब बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स की जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ मॉनिटर्स भी लगा दिए हैं जो कि मॉनिटर करेंगे कि पानी कितनी तेज़ी से बह रहा है, और फिर से कहीं किसी ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से कहीं लेक बनने जा रहे हैं। लोगों की जो जायदादें हैं, उनके घर हैं, उनका कारोबार है, सब एक ही लैंडस्लाइड से, जैसे ही वो ग्लेशियर पिघलता है वो सारी चीज़ें बह के नीचे उन्हीं के साथ चली जाती हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए भी अब हमें यूके ने प्लेज किया है। उनकी जो ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 55 मिलियन पाउंड्स वो हमें दे रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए, कि हम किस तरह से मौसमियाती तब्दीली जो है उसको मैनेज करें। और उसका फिर उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है कि किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है, पानी को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे इस मुश्किल से निकालने के लिए इक़दाम करने हैं। तो उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि COP26 के हवाले से उन्होंने ये एक प्लेज की है। सही। इससे पहले तो हम अपने मुल्क के ही अपने ही उसमें से कर रहे थे मैनेज फंड से, तो उसमें भी हमने जो कमिट किया था कि हमने अपनी जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करना है 35%। तो वो भी हम इंशाल्लाह अपना जो हमें टारगेट मिला हुआ है 2030 उससे पहले ही इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 20% हमने ऑलरेडी कम कर लिया है। अच्छा रुखसाना साहिबा, चूंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं है, कि दुनिया में बसने वाले तमाम ममालिक के लिए। यहाँ तो हम पाकिस्तान का जिक्र आज भी कर रहे हैं, और यूँ हम ये जिक्र माजी में मतलब अपने शोज़ में 2 से 3 बार करते आए हैं, और इस पर जरताज गुल साहिबा से भी बात हुई, और अभी भी वो पाकिस्तान से बाहर हैं। इसी सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है वहाँ पर भी उन्होंने एक ब्रीफ सेशन दिया है। ये बताइएगा ग्लोबली अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इसमें ज़रा पॉजिटिविटी के साथ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और मतलब कहते हैं कि म्यूचुअल कंसर्न के साथ हमें कौन कौन से स्टेप्स लेना होंगे कि ये सिर्फ किसी एक मुल्क का मसला ना रहे। इसमें जी देखिए, अब सारे यूरोप के सारे कंट्रीज़ जिनको कि मालूम है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनके मुल्कों ने जितना डैमेज किया है एनवायरनमेंट को, अब रियलाइजेशन हो रही है। अमेरिका में भी आप देख रहे हैं पिछली करीबन 5 सालों से तो इस पे बिल्कुल बाहर ही निकल गए थे पेरिस एग्रीमेंट से। अब दोबारा से उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, और नई हुकूमत जो आई है वो इस पे काम कर रही है। सही। तो इस पे उन्हीं की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की ही वजह से कि इस कदर इमिशंस हमारी दुनिया में आए हैं।
अब वो मैनेज करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को ही टारगेट किए हुए हैं कि उनको अपने प्रॉफिट्स में से 15% क्लाइमेट चेंज के लिए देना होगा, जितने भी ये ब्रांड्स हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उससे भी इम्कान है कि बहुत बेहतरी की तरफ हमारा ये पूरा दुनिया का एक ग्लोबल जो वार्मिंग स्टार्ट हुई भी है उसको हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी मैनेज हो सके। अच्छा रुखसाना साहबा, एक बात और, क्योंकि हमने इस खबर से पहले सुनामी अवेयरनेस डे की बात भी की, उससे मुतालिक भी हम अगर देखें जो समंदरी तूफ़ान है, ज़ाहिर है उससे वही मुल्क मुतासर होंगे जिनकी कोस्टल बेल्ट्स हैं, और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ज़ाहिर है ये सवाल बड़ा वैलिड है। लेकिन हमने जिस तरह से इस पर काबू पाने के लिए मैंग्रोव्स के जंगलात लगाने पर भी तवज्जो दी, हमने लास्ट 2 मंथ्स में भी देखा है, जिस तरह इमरान खान साहब खुद भी गए सोन मियानी, तो ये स्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट हैं उन तमाम मुल्कों के लिए जिनकी कोस्टल बेल्ट्स हैं कि वहाँ पर मैंग्रोव्स की स्पीशीज़ पर काम हो रहा है, उनके जंगलात पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैंग्रोव्स जो हैं ये सबसे बेहतरीन कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करते हैं, और जब पानी का नेचुरली जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और दुनिया में पानी का लेवल इंक्रीज़ करेगा, तो वो सबसे पहले जो इफ़ेक्टिव हमारा आगे फोर्स है वो मैंग्रोव्स हैं। वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि पानी जो है वो लैंड की तरफ कम से कम आए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया रुखसाना साहबा में वक्त देने के लिए। डेफिनेटली हमने आज एक बार फिर से मौसम तब्दीली के असरात और इस पर काबू पाने के हवाले से गुफ्तगू की कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे कि इस मामले को, इस कारी खैर को आगे बढ़ाने में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो विजन है हम उसे लेकर आगे बढ़े। प्रोड्यूसर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या वो बिलियन ट्री जो सुनामी वर्चुअल, चलें जी, वो वर्चुअल इफेक्ट हमारे पास मौजूद है जो हमने दुबई में जाके कैप्चर किया, तो जरा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये वीडियो जो है वो आप साइड विंडो में देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे इस जानिब से आपकी साइड पे ये विंडो नजर आ रही है, और क्या आप इस विंडो की ऑडियो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी लेजर लाइट्स थी कि जिनको आप अगर हाथ लगाएं तो वहां से परिंदों के चहचहाने की आवाज महसूस होती है। ये द बेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तानी पवेलियन वाज दिस एक्चुअली। ज़बरदस्त, और कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इसको, ये तो मोबाइल से ज़रा आपने रिकॉर्ड किया है, अदरवाइज़ हमने प्रॉपर्ली भी इसको एक सेगमेंट के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ है। आपको आइंदा आने वाले शोज़ में इंशाल्लाह ज़रूर हम देखें जो भी वहाँ पर आता है। यूँ तो वो जो एक्सटीरियर है पाकिस्तानी पवेलियन का, वहीं पर उसकी निगाह टिकी रहती है, लेकिन जब वो जाता है अंदर डिफरेंट स्पेसेस हैं, तो वो 8-9 स्पेसेस में जिस स्पेस में जाए वहीं पर दिल हार बैठे। लेकिन ये स्पेस सबसे प्यारी है जहाँ पर बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो भी वहाँ पर आएगा किसी और मुल्क से उसका ताल्लुक भी हो, वो यहाँ से सीख कर जाएगा कि इससे आपने क्लाइमेट चेंज पर काबू पाना है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा था, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वॉच T20 वर्ल्ड कप लाइव ऑन PTV स्पोर्ट्स। गेम ऑन है। काफ़ी प्राउड मोमेंट है और अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा नंबर 1 पे आया हूँ, और इसके पीछे वही फोकस, डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग था जो मेरा, जो मैं कोशिश करता हूँ कि डे बाय डे उस चीज़ को भी इम्प्रूव करूँ। हर दिन नया होता है और उसमें आप कोई नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उस पर आया हूँ। और दूसरा ये है कि आपको अगर कोई स्टेज मिल जाती है तो उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो बिल्कुल इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट और मज़ीद हूँ और इसको कैरी ऑन करूँ और स्पोर्ट पे मैं कंटिन्यू करूँ। एज अ कप्तान आपको ये प्राउड फील होता है कि आपके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं, मैच जिता रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, रैंकिंग में ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है और एज अ कप्तान मैं प्राउड फील करता हूँ कि यार मेरी टीम के प्लेयर्स ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और उसको ऊपर ला रहे हैं, और नंबर 2 पे हमारी टीम है। तो
कंसिस्टेंसी आ रही है और बिल्कुल ये हम कोशिश करें कि इसको कंटिन्यू करें और ये डेवलप करें हम चीज़, क्योंकि इंटरनेशनल में जितना आप कंसिस्टेंट होंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कर रहे हैं और प्लेयर्स भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितना आप प्लेयर्स को बैक करेंगे, एक यूनिट को बैक करेंगे, कंटिन्यूसली खिलाएंगे, मैचेस खेलेंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा, जितना वो अंदर खेलेंगे मैच अवेयरनेस होगी, तो मेरे ख्याल से ऐसा एज अ कप्तान मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन देने का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यूटी के साथ मजीद आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे आज हम डायबिटीज़ के हवाले से और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे बीनी के जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो लिहाजा डायबिटीज़ वो ख़तरनाक और मोहलिक बीमारी है जो कि दुनिया के हर खित्ते में लाखों लोगों में पाई जाती है। कम और दरमियानी आमदन वाले जो ममालिक हैं वो ज़्यादा इस बीमारी का निशाना बनते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर साल 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी की वजह से दुनिया भर में मौत के मुंह में चले जाते हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। लिहाजा आज के प्रोग्राम में हम न सिर्फ इस टॉपिक पर बात करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि जान सके कि किस तरह से हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। और चूंकि अब हम जब ये सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि जो प्रोग्राम का ये हिस्सा है वो स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। लिहाजा अब हम अपने डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, अपने डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमें ज्वाइन की डॉक्टर मदीहा नज़र साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कैसी हैं आप? वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट। डॉक्टर साहब, क्या ये दुरुस्त है कि जनरली ये मालूम ही नहीं होता कि आप इस दलदल में जा रहे हैं, यानी आप डायबिटीज़ से मुतासर होते चले जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। एक हम लोग डायबिटीज़ की स्टेज जो है वो दो होती हैं। एक प्री डायबिटीज़ की स्टेज होती है जो कि वार्निंग स्टेज होती है, जिस पे हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है। वो स्टेज वो होती है कि जहाँ पे आप बैक रिवर्स गियर लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से अपनी डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं। वो क्रूशियल स्टेज है। ओके। अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन उस टाइम पे हो जाती है तो बहुत हद तक चांस है कि हम आपको वापस ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने आज स्टार्ट में रेज किया। थोड़ा सा नाज़रीन को बताएगा, वो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका मालूम होता है कि वो क्या नंबर, आप बॉर्डर लाइन पर हैं, पीछे आगे। वो जरा प्लीज टेस्ट भी बताइएगा और ये कि क्या फिगर हो तो मालूम हो जाता है कि आप बॉर्डर लाइन पर अभी आप रिवर्स गियर लगा सकते हैं। बिल्कुल, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। 100 ग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर शुगर फास्टिंग में है, खाली पेट, तो आप सेफ रेंज में हैं। अगर 100 से ऊपर है और 125 तक है तो आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में आते हैं। प्री डायबिटीज़ कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरल पॉपुलेशन का थॉट प्रोसेस यही है कि सिर्फ फास्टिंग शुगर जो है ना वही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये गलत तासुर है। अच्छा। क्योंकि खाने के 2 घंटे बाद वाली जो शुगर है वो 140 से ऊपर है तो भी आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में आते हैं, जब तक कि वो 200 तक नहीं चली जाती। ओके। ये तो डॉक्टर साहब आपने सिर्फ एक फास्टिंग और रैंडम शुगर की बात की। मैं चाहता अगर वो जो बिल्कुल हिस्ट्री निकालनी हो कि पिछले 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने आपकी क्या हिस्ट्री है, तो उसके लिए वो जो टेस्ट होता है उसका भी प्लीज बताइए, सिग्निफिकेंस क्या होती है? जी जी, ये तीनों क्राइटेरिया हैं, ठीक है। हम फास्टिंग शुगर देखेंगे, हम रैंडम शुगर देखेंगे और हम HbA1c देखेंगे। HbA1c अगर आपका 5.7 से 6.4 तक आ रहा है तो दैट मीन्स आप प्री डायबिटीज स्टेज में हैं, और 6.4 से ऊपर जो है वो फिर डायबिटीज़ आ जाती है।
अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि आपने कहा ना कि हम लोग जब डायग्नोस करते हैं इस मामले को, जब हम आपने कहा कि टेस्ट की तरफ जाना होता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जैसे कि आज जाके मैं अपना कुछ शुगर का टेस्ट करवा लूँ सिर्फ ये टीवी पर, ये सिर्फ सुनने के बिना पर कि हाँ ये मुझे करवाना चाहिए। अलामात का कुछ बताइएगा कि आपको जिसमें सुस्ती महसूस होती है या बीपी लो की कंडीशंस, कुछ इस तरह के एलिमेंट जिससे आपको लगे कि हाँ हो सकता है कि मुझे ये बीमारी लाहक हो सकती है, इसलिए मुझे बेहतर है कि मैं जाकर इसका टेस्ट करवा लूँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अगर हम प्री डायबिटीज स्टेज की बात करें तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि उसमें सिम्टम्स नहीं होंगे, सिम्टम्स उसमें भी होंगे और वो बहुत माइल्ड से होंगे। उसमें देखिए टांगों का दर्द होना, रात को टांगों में बेचैनी होना, पिन्स एंड नीडल्स की फीलिंग होना जैसे कीड़े चल रहे हैं, तो ये फीलिंग जो है ये प्री डायबिटीज़ में हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। यूरिन, हमारा जनरल थॉट प्रोसेस ये है कि यूरिन ज़्यादा आएगा, मुंह खुश्क होगा, लेकिन ये थोड़ा लेटर स्टेज में डेवलप होता है जब आप फुल डायबिटीज़ रेंज में चले जाते हैं। उससे पहले थकावट होना और क्या कहते हैं उससे ये बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत आपको यूरिनेशन ज़्यादा होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जनरल सिम्टम्स होते हैं, उस टाइम पे शुगर चेक करा लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हेन वी से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है, अमूमन हम लोगों के यहाँ रुझान है बहुत ज़्यादा कि हम लोग खीर बना रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल है, हम कोई रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल है, हम गुलाब जामुन, मतलब किसी भी खाने में, केक बनाने में भी हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके मुतबादिल अगर हम आएँ तो हमारे पास गुड़ है, हमारे पास शक्कर है, क्या चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल वो भी शुगर का मौजिब है, या फिर इसके ऑल्टरनेट अगर हम गुड़ और शक्कर को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम इस मर्ज से बचे रह सकते हैं? यहाँ पे भी अगेन हमारी पॉपुलेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने चीनी को सिर्फ कल्प्रिट समझ लिया है डायबिटीज़ की शुरुआत के लिए। क्योंकि इसमें हम लोगों को अपनी पॉपुलेशन में कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ते का कॉन्सेप्ट लाना बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो असल कल्प्रिट हैं और चीनी उसका एक पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता जो है वो मैदे में मौजूद है, सफ़ेद आटे में मौजूद है, फलों में मौजूद है, फ्रूट जूसेस में मौजूद है, राइस जो है चावलों में मौजूद है। इसके अलावा आपने गुड़ और शक्कर और चीनी की बात की। देखिए अगर हम हार्मफुल इनकी उस पर जाते हैं तो ये सब हार्मफुल हैं। जब भी आप इनकी ज़्यादती करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी इस बार जो चेंज आई है हमारी फूड हैबिट्स में, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स का और डिज़र्ट्स का इंटेक हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नए नए डिज़र्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें ब्राउनीज़ हैं, केक्स हैं। जितना इनका इस्तेमाल बढ़ेगा उतना ज़्यादा कार्ब इंटेक बढ़ेगा। बच्चों में जब आप कार्ब इंटेक बढ़ाएंगे तो उनमें फिर वेट गेन होगा और फिर ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अर्ली रिस्क फैक्टर बनता जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम लोग ग्लोबली चौथे नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं इन डायबिटीज़ प्रेवलेंस। ये बहुत ही अलार्मिंग फिगर है जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की तरफ से है। टॉप पे सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, चाइना एंड इंडिया, एंड वी आर ऑन द 4th नंबर। तो इस रेट को हमें कम करने की कम्युनिटी बेसिस पे अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहबा, अगर हम रिवर्स करने ही की बात करें कि जिसको ये मालूम हो गया क्या तो रिस्क फैक्टर्स उसके ऐसे हैं, फैमिली में डायबिटीज़ है, लाइफस्टाइल ऐसा है, जो HbA1c टेस्ट कराया उससे भी ये मालूम हो रहा है कि अच्छा आप प्री डायबिटिक हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं, तो क्या छोड़ दे? चावल, चीनी, चपाती, ये तीनों चीज़ें छोड़ दें? बिल्कुल। अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो जो वाहिद फैक्टर जिसने रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ दी है स्पेशली ओवरवेट लोगों में वो वेट लॉस है। सो 5 to 10% ऑफ वेट लॉस जो है वो आपकी इस जो सिचुएशन है इसको रिवर्स में ला सकता है। और बिल्कुल हम लोग जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी डायबिटीज़ में हम कोई दवाई नहीं देते, हम आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देते हैं और आपकी डाइट में चेंजेस एडवाइस करते हैं। और बिल्कुल उसमें वही 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं। हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो कि मोहल्लों में रहती है वो तंदूर की रोटी, नान और पराठा खाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि तंदूर की रोटी, नान और पराठा जो है वो मैदे से बनता है, वो वाइट रिफाइंड फ्लावर है। हम लोग रिफाइंड फ्लावर जो है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, चूंकि आपने कहा ना कि मैदा का इस्तेमाल, सफ़ेद आटे का इस्तेमाल, कहते हैं कि हर चीज़ का मुतबादिल है, तो क्या हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि चक्की वाला आटा, अनाज की रोटी, मतलब या जौ का आटा? बिल्कुल। देखिए होल ग्रेन्स जो है ना वो ऑलवेज हेल्दी होते हैं, तो गंदम का आटा आप चक्की से पिसवा के खाइए, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेट टू जो आपका रिफाइंड फ्लावर है। मुझे तो टेस्ट में भी वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, वो बस आपका टेस्ट एक दफ़ा चेंज होता है। याद रखिएगा जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और आपका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन ये कि होल ग्रेन्स की डाइट जो है वो आटा इस्तेमाल करना वो सबसे बेस्ट है। ठीक है।
और डॉक्टर साहब चूंकि आटे की बात हो रही है तो बताएं, जौ का आटा उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, चने का जो आटा है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मकई का जो आटा है उसकी क्या सिग्निफिकेंस? मैदा ना इस्तेमाल करें, वाइट फ्लावर ना इस्तेमाल करें, चना, मकई, या इस तरह का आटा इस्तेमाल करें? बिल्कुल, जो देखें चने का आटा जो है, ये जितने भी आप दूसरे आटों का नाम ले रहे हैं ना, उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है जब आप उनसे रोटी बनाते हैं ना, तो उनको आप एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी डाइट है वो होल व्हीट जो है उससे सबसे बेहतरीन जो है वो हल हो जाता है। ठीक है, फिर चीनी और चावल बिल्कुल छोड़ देने चाहिए? जब आपकी डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ की स्टेज में है, बिल्कुल हम उस टाइम को बहुत क्रूशल कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हम आपका राइस इनटेक बिल्कुल हम कम करा देते हैं, कोशिश यही करते हैं कि ख़त्म हो जाए बिल्कुल ऑल फॉर्म्स ऑफ शुगर, जिसमें आपकी चीनी भी है, शक्कर भी है, गुड़ भी है, शहद शामिल है, इन सब को जो है हम आपसे कहते हैं कि आप इनको स्टॉप करें। और थर्ड चीज़ जो है ये कि फ्रूट्स का इंटेक, हम लोगों की थॉट प्रोसेस ये है कि हम फ्रूट्स जितना भी खा लें इट विल ऑलवेज बी वेरी क्या कहते हैं उसे एनर्जेटिक, और हमें बड़ा फ़ायदा देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप प्री डायबिटीज़ की स्टेज पर जाते हैं, बिल्कुल एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, अगर आप दिन में एक से ज़्यादा फल खाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 एप्पल, 1 सेब हो गया या 1 अमरूद हो गया, तो वो आपके लिए एक्सेसिव इंटेक हो जाएगा। हम प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे आपके फ्रूट इंटेक को भी कम करते हैं, और हम ये भी बताते हैं कि फ्रूट इंटेक मॉर्निंग टाइम में लिया जाए, ताकि जब आप मॉर्निंग टाइम में एक्टिविटी करते हैं तो आपके जितने भी ग्लूकोज गई है वो आप बाय द टाइम ऑफ इवनिंग मेटाबोलाइज हो चुकी हो, आपकी बॉडी से डिसअपीयर हो चुकी हो। रात को लेंगे तो इट विल स्टे इन योर ब्लड, और फिर सारी रात शुगर एलिवेटेड रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी यही सुना है कि जो कुछ लोग सेब का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर लेते हैं, और कुछ बड़ों से ये सुनते आए हैं कि सेब अगर आप सुबह के औकात में इस्तेमाल करें तो वो सोना है, दोपहर में वो पीतल है, और अगर रात में करें तो बिल्कुल वो लोहा है। मतलब यानी कि इसकी ये सिग्निफिकेंस एप्पल की बताई जाती है। थोड़ा फ्रूट्स के हवाले से भी मैं आगाह कीजिएगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो किस टाइम पे जरा फ्रूट का इस्तेमाल करें, और नॉर्मल लोग भी। दूसरा ये कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, खुदा न खास्ता डेफिनेटली हमें डायबिटीज डायग्नोज हो गया, ये तो बताया जाता है कि आपने इन चीज़ों से परहेज करना है, लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, उनको लगता है कि जो ये परहेज है ना, शायद बहुत फीका खाना, ये करना है आपने, वो करना है, क्योंकि आप इसको बड़े अच्छे मसालों, मतलब इन मसाले, ये नहीं कि आपने मिर्चें बहुत ज़्यादा भर के डाली, लेकिन टेस्ट डेवलप करके भी आप उन अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रा वो थोड़ा डाइट चार्ट भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें। बिल्कुल, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो फ्रूट्स के बारे में था। फ्रूट का बिल्कुल टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि मैंने बताया, वो बेहतरीन टाइम होता है। 1 सर्विंग अ डे। जो नॉन डायबिटिक लोग हैं उनको भी देखें, आप लोग फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, आप लोग 1 to 2 सर्विंग अ डे लें, और वो मॉर्निंग टाइम में लें, ताकि आपकी ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज हो जाए, आपके जिस्म से जो है बाय द टाइम ऑफ इवनिंग, शाम तक जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, देखें जब हम लोग बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट की, तो हम लोग आपकी चीज़ों को हम बंद नहीं करेंगे, हम उनको क्वांटिफाई करेंगे, हम आपको मिकदार बताएंगे कि जी डेली आपका इंटेक इतना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल राइस की जो है हम आपको मिकदार बताएंगे कि जी आपके वेट के लिहाज से जो है 1 कप अ डे या हाफ कप अ डे आप राइस लें, उसके साथ सैलड लें, और उसके साथ आप थोड़ी सी चपाती लें। तो हम ये कॉन्सेप्ट लाते हैं कि हम आपको मिकदार बताएंगे, पोर्शन मील्स। जी बिल्कुल, पोर्शन मील्स का। फ्रूट्स में भी यही है कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को सोचते हैं कि जी बस हमारी तो ज़िंदगी अब फीकी हो गई है, हमारी सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। ऐसे नहीं है। हम लोग फ्रूट इंटेक भी आपका रखेंगे, सारे फ्रूट्स रखेंगे, लेकिन आपको हर फ्रूट की क्वांटिटी बताएंगे, और वो क्वांटिटी जो है वो उसके मुताबिक जब आप फ्रूट इंटेक करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी शुगर्स विद मेडिसिन्स एंड विद अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, दोनों चीज़ों को हम साथ, तीनों चीज़ों को हम साथ चलाएंगे, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो वेल कंट्रोल रहती हैं, और आप जो फूड है उसको भी अच्छे तरीके से खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स की जो कि बात हो डॉक्टर साहब, तो 2 बातें। एक तो ये कि आपने वैसे क्लियरली कहा सुबह के वक्त ही खाएं, लेकिन किसी भी मील के बाद फ्रूट का खाना, वैसे पहले खाओ तो भूख ज़्यादा लग जाती है, वो एपेटाइजर ही हो जाता है, खाने के बाद फ्रूट खाना उसका क्या इम्पैक्ट होता है? और दूसरा आपने कहा कि तमाम फ्रूट्स खा सकते हैं, तो इस पर थोड़ा क्लियर कीजिएगा। वाकई यानी वो ग्रेप्स है, उसमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा है, तो वो जब भी कोई शुगर पेशेंट खाएगा उसके तो शुगर लेवल यूँ राइज करेगा। तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो बहुत ही कम कर दें तो बेहतर है? और कोई फ्रूट जैसे आड़ू के हवाले से कहा जाता है कि अच्छा आड़ू जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो खाएं तो इतना कोई मसला नहीं होता। देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की चॉइस कैसी है। अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है जो मुझे कहता है कि मैं सारे फ्रूट्स खाना चाहता हूँ, तो फिर मैं उनको क्वांटिफाई करूंगी। बट इफ समवन इज हैप्पी विद जस्ट आड़ू, तो फिर मैं कहूंगी कि बिल्कुल जी आप 1 सर्विंग अ डे ले लें, आड़ू या जामुन ही खाएं बस। हाँ, लेकिन ये इस तरह के लोग आपको कम मिलेंगे, लोग सब फ्रूट्स खाना चाह रहे हैं। खाने के बाद फ्रूट का क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, देखें फ्रूट्स कार्ब्स हैं, आपने खाना खाया, आपने रोटी खाई, सालन खाया, आपने अपना उस वक्त के जो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा फ्रूट लेंगे, वो एड ऑन हो
होगी, शुगर्स एलिवेट हो जाएंगी, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं अच्छा, जनाब। एक जी और जी चीज मैंने पूछनी थी, एक होती है अब ब्लड प्रेशर, कुछ लोगों के साथ ये वाला बड़ा मसला होता है डॉक्टर साहिबा, अगर उनका शुगर लेवल हाई है, उनका ब्लड प्रेशर लो है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर लेवल लो है, इसको किस तरह से मेंटेन किया जाए? क्योंकि खुदा जब ये वाले मामलात आते हैं ना तो पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले तो ये बात जहन में रखिएगा कि लो शुगर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लोगों को क्लियर नहीं है। हम लोग जब लो शुगर लेते हैं वो लेस देन 70 मिलीग्राम होनी चाहिए और उसमें फिर आपको सिम्टम्स आते हैं। हमारी जनरल पॉपुलेशन का थॉट प्रोसेस है कि हमें थकावट हो रही है, घबराहट हो रही है, तो जी हमारी शुगर लो हो रही है, लेकिन मेडिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक नहीं है। 70 से कम अगर शुगर होगी तो ये आप याद रखिएगा, नॉन डायबिटिक पेशेंट में 70 से कम शुगर जो है इसको हम कोई नॉर्मल फाइंडिंग नहीं लेते हैं। इसके लिए फिर हम देखते हैं कि शुगर फॉल क्यों कर रही है, और उसमें कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें शुगर ज़्यादा फॉल करती है और फिर हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जनरल पॉपुलेशन का जो थॉट प्रोसेस है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है कि आपकी शुगर 70 से ऊपर है तो इट्स नॉर्मल और आपके सिम्टम्स की वजह जो है वो कुछ और है। ठीक, एक बात और डॉक्टर साहिबा, ये देखा जाता है अक्सर कि जो बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन हो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज दावत है ना, आज ज़्यादा खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, इंसुलिन ज़्यादा लगा लूँगी, इसका नुकसान होता है? नहीं, देखिए अगर हम वर्ल्ड वाइड जाएँ ना तो जहाँ डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि इंसुलिन पे हैं, स्पेशली जो लोग 3 टाइम इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन भी वो जिसका असर 2 से 6 घंटे रहता है, उनको कार्ब काउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है और उनको वेट मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अगर आप मेरे पास अब जो बच्चे आते हैं टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, ठीक है, मैं उनको कार्ब काउंटिंग का कॉन्सेप्ट देती हूँ क्योंकि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने खेलकूद भी करनी है, जिन्होंने फ्रेंड्स के साथ भी होना है, जिन्होंने चॉकलेट्स या कभी बिस्किट्स खाने हैं या बर्गर्स खाने हैं वंस इन अ वाइल, तो उन लोगों को मैं कार्ब काउंटिंग का कॉन्सेप्ट देती हूँ और उनको सिखाती हूँ कि कितनी अमाउंट के लिए आपने कितनी शुगर्स लेनी है। बिल्कुल, जब हम बचपन में उनको ये चीज़ें सिखा देते हैं तो लाइफ लॉन्ग वो इस चीज़ को स्टिक ऑन करते हैं, उनको समझ आ जाती है कि अगर मैंने किसी दिन एक्स्ट्रा मील लेना है, क्योंकि बच्चों में ये डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को समझाना, और स्पेशली जब आपके इर्द गिर्द बहन भाई जो हैं वो सब चॉकलेट्स आइसक्रीम्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा फैमिली को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, रूटीन बनानी पड़ेगी वंस और ट्वाइस अ वीक, और फिर उन बच्चों को भी ज़ाहिर है देने के लिए फिर हम लोग कार्ब काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये तो हमने बड़ा इसको एक्सप्लेन कर लिया, एक्सप्लेन किया कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे ख्याल रखना है। थोड़ा सा बताएं कि जब हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट्स की या फॉर दैट मैटर जनरली जब हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने की बात करते हैं, खाने पीने की हम रूटीन चेंज करने की बात करते हैं, ये खाना ये नहीं खाना, तो क्या इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी इम्पैक्ट आता है? स्पेसिफिकली अगर मैं कह दूं विटामिन डी, क्या उस पर भी कोई इसका इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, देखिए विटामिन डी का एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हम विटामिन डी का मंथ मना रहे हैं तो इसमें यह है कि विटामिन डी जो है वो 80% जो 90% जो है वो हमारी स्किन में बनता है और सिर्फ 10% हम फूड से एक्वायर करते हैं। फूड्स में जितनी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियल्स हैं, ओट मील्स हैं, एग्स हैं, दूध है, ऑरेंज जूस है, ये सब जो है ये रिच होते हैं विटामिन डी में। इसके अलावा फ़िश में सैल्मन फ़िश है, श्रिम्प्स हैं, लेकिन अगेन ये बहुत थोड़ी अमाउंट होती है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको पूरा नहीं कर सकती है। दूसरा ये कि हमारा बात की जाती है जी धूप में ज़्यादा बैठें, तो अब ये कि आपका जो अगर आप अच्छा विटामिन डी बनाना चाहते हैं तो धूप में बैठने का जो टाइम होता है वो मिड डे है, 12 से लेके 2 बजे तक, 15 से 20 मिनट तक, और उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपकी क्लोथिंग लाइट हो और उसमें ये कि आप अगर मोटे कपड़े पहन के सर्दियों में बैठ रहे हैं तो आपकी स्किन जो है वो सनलाइट ले तो रही है लेकिन वो विटामिन डी की सिंथेसिस या बनाने का अमल वो इतना नहीं होगा जो कि ज़रूरत है। इसलिए सन बेदिंग का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, लेकिन गर्मियों में तो आप सन बेदिंग नहीं कर सकते ना, गर्मियों में तो आप धूप में नहीं बैठेंगे। तो ये वो स्टेज होती है कि हमारे विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो विंटर्स में ज़्यादा कम हो जाते हैं और गर्मियों में भी कम ही रहते हैं। तो जब ज़्यादा कम होते हैं तो क्या सप्लीमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए फिर? बिल्कुल, सप्लीमेंट्स जो हैं वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर हम इंटरनेशनली कहें तो जी वो कहते हैं कि जी आपका डेली का इंटेक 600 to 800 यूनिट्स होना चाहिए, लेकिन जितनी भी नए स्टडीज़ आ रही हैं उसमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट 5000 यूनिट अ डे तक लेके गई है और ये आपको बिल्कुल कैप्सूल्स फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सनी डी की फॉर्म में अवेलेबल हैं 5000 यूनिट्स के, 10,000 यूनिट्स के। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने ये दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है क्योंकि एक्सेसिव इंटेक जो है वो फिर आपके सिम्टम्स जो हैं आपकी हड्डियों में या बॉडी में जो पेन्स है उसको वर्स कर सकता है। ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर मदीहा नज़र साहिबा, और इटली बड़े एक तफसील के साथ आपने हमारे व्यूअर्स को आगाह किया कि डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इन रोज़मर्रा के जो खाने पीने की एहतियात है उसे कितने पोर्शन में, कितने क्वांटिटी में, कौन कौन से गज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो परहेज़ है ना, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बहुत फीका खाना है, लेकिन फिर भी आपने एहतियात ज़रूर करना है। तो हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की तरफ, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताते चले कि अभी जो हमने डिटेल सेगमेंट यहाँ पर किया ये स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल के ताउन से पेश किया गया। तो सो लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और जब भी हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको तो डेली के मेरे अल्फाज याद हो चुके होंगे कि ज़रिए आप ये कहती हैं कि हम आपको ब्रेक इसलिए देते हैं ताकि आप जाएं और अपने स्नैकिंग, अपने खाने पीने और अपने नाश्ते का इंतजाम करके डाइनिंग टेबल के पास या फिर टीवी के पास बैठ जाएं, क्योंकि सुबह पाकिस्तान न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आ जाता है। एग्जैक्टली चलें जी, वापस अगर आ गए तो अपने अगले मौजू का तारुफ आपसे करा देते हैं। आज हम बात करेंगे मिनिएचर आर्ट से मुताल्लिक, कितनी इसकी सिग्निफिकेंस होती है, आर्टिस्ट किस तरह से इस पर जो वो ध्यान देते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क और कौम का जो मस्बत पहलू है, यानी पॉजिटिव जो साइड होती है, जो सॉफ्ट इमेज होता है, उसके लिए फ़नून लतीफ़ा बड़ा अहम होता है। आर्ट कल्चर ये बहुत अहम होता है, और इसीलिए कंटेम्प्रेरी और मिनिएचर जो आर्ट है काफ़ी पजीराई इसको मिल रही है। तो ज़रा आज हम समझते हैं इससे मुताल्लिक कि क्या इससे मुताल्लिक पाकिस्तान में काम हो रहा है, डिफरेंट आर्ट गैलरीज़ में जो आर्टिस्ट हैं वो जिस तरह से काम डिपिक्ट कर रहे हैं, चूँकि इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन हम उसको उस तरह से बता नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहे। तो उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किए मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर PNCA आसमा रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया बहुत बुलाने का मुझे आपके इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। अच्छा अस्मा साहिबा, मुझे बताइएगा ये जो कंटेम्प्रेरी और मिनिएचर आर्ट है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस पे? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे आर्टिस्ट तो इतना अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, हमारी इतनी अच्छी आर्ट गैलरीज हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जी, पाकिस्तान का कंटेम्प्रेरी आर्ट सीन दुनिया में माना जाता है, और मैं इसको थोड़ा सा समझा भी दूं कि जो आप मिनिएचर का जिक्र कर रहे थे, तो बेसिकली ये बहुत एज ओल्ड मुग़ल ज़माने की मिनिएचर टेक्निक्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर उसको एक मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी डायरेक्शन में पाकिस्तान के मिनिएचर आर्टिस्ट ले गए हैं, और इसके लिए वो दुनिया भर में माने जाने रहे हैं। और बहुत सारे मशहूर नाम हैं, राशिद राना हैं, इमरान कुरैशी हैं, तो बल्कि पवेलियन जो है वो उसका एक्सटीरियर डिजाइन किया। जी बिल्कुल, अभी जो हमारी बड़ी चर्चा हो रही है दुबई एक्सपो के पवेलियन में, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आर्टिस्ट को, अपने आर्टिजन्स को ये प्लेटफॉर्म्स दें, और दे रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, ताकि पाकिस्तान का नाम इनके लिए जाना जाए। बहुत ज़रूरी है हम अपना नैरेटिव चेंज करें, पाकिस्तान का नैरेटिव जो हमारा, जिससे हम जाने जाते हैं दुनिया में, तो ये होना चाहिए कि हम इन चीज़ों के लिए जाने जाएं, और ये हमारी सकाफ़त है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, हमें इसकी ओनरशिप लेनी है। हम इसकी ओनरशिप लेंगे, हम इस पर फ़ख्र करेंगे, तो दुनिया इस पे फ़ख्र करेगी। सही है। और आपने जब राशिद राना का जिक्र किया ना, तो हमने चूंकि दुबई एक्सपो को कवर भी किया, और जो एक्सटीरियर उन्होंने डिज़ाइन किया, कहते हैं कि आपने अगर किसी को अट्रैक्ट करना तो सबसे पहले उसकी बाहर की खूबसूरती, फिर आप जाकर अंदर का माहौल देखते हैं कि क्या आपने लगाया, क्या आपने सजाया। तो जब राशिद से भी हम लोगों की गुफ्तगू हुई, डेफिनेटली उनका इंटरव्यू भी मैंने कंडक्ट किया था, तब उनसे बात ही जिक्र हो रही थी, उन्होंने जिन तरीके से टुकड़ियों का इस्तेमाल किया, शीशे की टुकड़ियों का, उन्होंने कहा देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एक शेप का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर जितने भी आर्टिकल्स यूज हुए हैं, जितने भी पीसेस यूज हुए हैं, मेटल पीसेस थे, मेटल पीसेस, यस, वो उन सब की अलग अलग शेप थी। वो ईच पीस वाज डिफरेंट। कितना रिमार्केबल चीज़ है, और इसलिए पाकिस्तान के पवेलियन की इतनी चर्चा हुई है। इतने सैकड़ों मुल्क के वहाँ पवेलियंस हैं, बट पाकिस्तान इज स्टैंडिंग आउट। एंड अंदर से भी जो वहाँ क्राफ्ट्स और आर्ट्स का डिस्प्ले है, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह 2019 में हम लोग PNCA के साथ पाकिस्तान का पवेलियन ले गए थे वेनिस के आर्ट बिएनाले में। और मैं थोड़ा सा समझा दूं कि वेनिस का आर्ट बिएनाले, जो आई थिंक हमारे मुल्क में अभी हमें उसके कम उसका पता है, वो जैसे ओलंपिक्स होते हैं दुनिया में, स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक्स होते हैं, वैसे ही आर्ट के लिए वेनिस आर्ट बिएनाले माना जाता है। और पहली दफ़ा 2019 में पाकिस्तान का पवेलियन वाज देयर, एंड बहुत उसकी भी चर्चा हुई, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अभी आई थिंक बिकॉज
हमारा कम जाने जाते हैं हम वहाँ, तो लोगों को बड़ी हैरानी थी कि वाह पाकिस्तान का पवेलियन आया है, एंड इट वाज अ फैबुलस पवेलियन। और फाइनेंशियल टाइम्स एक लंदन का बहुत मशहूर अखबार है, उसने थोड़े से पवेलियंस को कवर किया था अपने राइटअप में, मगर पाकिस्तान के पवेलियन को किया था। तो हाँ, तो देखिए हमारा काम बहुत आला है, हमारे आर्टिस्ट बहुत आला हैं, हमें बस ये मौके उनको ज़्यादा फराहम करना है ताकि उनका इंटरनेशनली काम देखा जाए, जाना जाए, और उससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ये जो मौकों की आपने बात की ना अस्मा, तो मौके ज़ाहिर है मुल्क के अंदर भी हमें देने हैं और ज़ाहिर है मुल्क से बाहर भी देना। आपने वेनिस का जिक्र तो किया, लेकिन ज़रा मुझे बताएं पीएनसी मुल्क के अंदर कैसे इन आर्टिस्ट को मौके दे रहा होता है? कोई एग्जीबिशंस होती हैं, कोई वर्कशॉप्स होते हैं, क्या होता है? जी, सो PNCA हैज़ बीन बहुत एक्टिव रहा है। आई मीन ये बनाई इसके लिए टू प्रमोट नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कल्चर, और इवन थ्रू कोविड टाइम्स इवेंट्स होते रहे, ऑनलाइन इवेंट्स होते रहे, और बाहर हम लोगों ने, जो हमारी डायरेक्टर थी फौजिया सईद, उनकी लीडरशिप में द बोर्ड हैज़ बीन फुली सपोर्टिंग है, उन्होंने इवेंट्स बाहर करना शुरू किए थे। तो एक संडे के संडे क्राफ्ट बाज़ार, जहाँ डिफरेंट आर्टिजन्स को मौका मिलता था कि अपने स्टॉल्स लगाएं, और क्योंकि कोविड के टाइम्स में बाहर आसान था लोगों का आना, तो वो बाज़ार था। उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल एक किया था, वहाँ एक एम्फी थिएटर PNCA में बाहर, उसमें फिल्म फेस्टिवल किया था, गिविंग अ, सो इट वाज़न्ट कमर्शियल सिनेमा, लेकिन गिविंग अ चांस टू, आई मीन मुझे इस सब में इतना मौका मिला है टू फाइंड आउट कि कितना कुछ मुल्क में हो भी रहा है। यू नो, हमें लगता है कि भाई कुछ नहीं ये वो, मगर इतना अंडर करंट है ऑफ यंग टैलेंट। इतने यंग फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्म्स भेजी थी, छोटी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, अच्छा, दे ऑल मीनिंगफुल फिल्म्स कैरिंग, कन्वेइंग अ मैसेज, नॉट जस्ट नाच एंड गाना एंड चले गए। सब फिल्म्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटल मैसेज था, बट डन सो ब्यूटिफुली दैट यू वांट टू सी देम। तो वो फिल्म डिवी फिल्म फेस्टिवल के नाम से वहाँ फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था, एंड दिस वाज ड्यूरिंग, एंड जब से कोविड की सिचुएशन बेहतर हो गई है तो 2-3 एग्जिबिशंस हो चुकी हैं। वन एग्जिबिशन आई एम पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ, क्योंकि वी गेव अ, पूरे मुल्क से जो 8 कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में, उनके स्टूडेंट्स को इस साल मौका नहीं मिला था अपना ग्रेजुएटिंग काम दिखाने का कोविड की वजह से। सो हम लोगों ने उन सब को इनवाइट किया PNCA में, और PNCA ने उन सब का ग्रेजुएट का जो थीसिस का काम था वो दिखाया। सो इतनी खुशी हुई कि देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंध एंड बलोचिस्तान एंड द फ्रंटियर एंड पंजाब एंड ऑफ कोर्स दिस रीजन ऑफ। अच्छा, उसमें साहिबा कल हम लोग विरसा गए, कुछ रिकॉर्डिंग्स ये बताएं यहाँ पे, इसलिए भी बता रही हूँ कि इन फ्यूचर हम आपको दिखाएंगे कि लोक विरसा में किस तरह से पवेलियंस को सजाया गया था। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी चावल के दाने पर आपका नाम लिखने की, मतलब कि बहुत बारीकी से आप वो, तो इससे भी हम मिनीएचर आर्ट में ही काउंट करेंगे। और दूसरा ये कि अभी तो लोक विरसा फेस्टिवल हुआ है इस्लामाबाद में, लेकिन इन फ्यूचर क्या हम देख रहे हैं कि PNCA की ताबून से, क्योंकि दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ये कुछ ऐसे महीने होते हैं कि जिनमें फेस्टिविटी बड़ी आपको बढ़ती हुई नजर आती है, क्या क्वार्टरली हम देख रहे हैं किसी इवेंट का कोई इनेकाद होगा? वेल, PNCA के उससे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हम द बोर्ड गवर्नर्स देयर, कि हम लोग तो पूरा साल इवेंट्स करते हैं, एंड पूरा कैलेंडर बुक होता है, और यू नो नॉन कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स में भी कुछ आ रहा है। ओह यस, बैक टू बैक गैलरी एग्जीबिशंस हैं। एक मास्टर्स की गैलरी की एग्जीबिशन परमानेंट लगी हुई है। PNCA का इतना ज़बरदस्त कलेक्शन है सादिकैन की पेंटिंग्स का, तो उनको अब हमने निकाल के PNCA ने लगाया है। एक स्कल्पचर की एग्जीबिशन करी है, जो स्कल्पचर के पीसेस वहाँ सालों से अंदर रखे थे, लोगों को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। जी, उनके परमानेंट कलेक्शन में हैं, बट अब वो निकाल के एग्जिबिट हो रहे हैं ताकि लोग आके देखें। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, वैसे बहुत जरूरी स्टेप है। मैं बस छुपा के रखे हुए थे उनके कलेक्शन में हैं, रखे हैं। कभी कभी दीदार कराते हैं। दीदार हमने खुद इतने मास्टर्स का काम नहीं देखा था, लेकिन हम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आपका आई अर्ज द पब्लिक के लोग PNCA को और ज़्यादा आएँ, देखें, अपने हेरिटेज को ओन करें। टीजर दे दिया, आई एम श्योर लोग आएंगे, क्योंकि वो वाकई लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि कई साल पहले शायद देखा होगा, वो छुपा के रखते हैं। यस, एंड यू नो हमारे मास्टर्स लाइक सादिकैन, यस, ब्रिलियंट आर्टिस्ट, उनका काम देखने के लिए पब्लिक को ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा इंगेज करें। और भी बाकी काफ़ी उनके परफॉर्मेंस के शोज हो रहे हैं, म्यूजिक एंड थिएटर एंड
तो जबरदस्त। चलता रहता है। चलता रहता है। जी। अच्छा अस्मा, ये कुछ ऐसे प्लान्स पीएनसी के हैं कि इन्हीं मास्टर्स को, जो हमारे ज़रा बड़े बड़े नाम है, या फॉर दैट मैटर जो इस वक्त जैसे राशिद राना है और जो नाम है, कि इनको ये कहा जाए, इनको इकट्ठा इस तरीके से किया जाए कि आप सिखाएं पीएनसी के प्लेटफॉर्म से नए आने वालों को, बच्चों को जिनमें शौक है, या कोई वर्कशॉप्स का इनकाद हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में? जी, तो पीएनसी वर्कशॉप्स करता रहता है। Okay. डिफरेंट स्कल्पचर की वर्कशॉप, पेंटिंग की, कैलीग्राफी की। ये तो पीएनसी के अंदर ही हो रही जी, है। ये पीएनसी के अंदर होती है। एंड यू नो, एक बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे लीडिंग आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, आई मीन राशिद राना भी, और भी बहुत हैं, इमरान कुरैशी हमारे लीडिंग मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, उनका भी हम एग्जीबिशन पीएनसी में कर चुके हैं। यस। और तो हाँ, आपको याद है Yes. वो, हाँ, इट वाज अ लैंडमार्क शो। Yes. उसके लिए द ग्रेट डिजाइनर क्रिस्टियन लूबुटन हैड True. फ्लोन इन फॉर द इवनिंग। Yes. एंड सो दे आर आल्सो, ये आर्टिस्ट जो हैं ये पढ़ा भी रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। सो राशिद राना वहाँ पढ़ा रहे हैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में, इमरान कुरैशी एनसीए में पढ़ा रहे हैं, और इस तरह से और भी बहुत हैं जो इंटरनेशनली माने जाते Internationally हैं, known, true. और सब यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, Contribution है। बिकॉज ऑफन इन कंट्रीज आर्टिस्ट व्हेन दे बिकम फेमस दे जस्ट फोकस ऑन देयर प्रैक्टिस, दे डोंट टीच अदर्स। सो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे जो मशहूर आर्टिस्ट वो भी पढ़ा भी रहे हैं, वो पास ऑन कर रहे हैं अपने पास ऑन कर रहे हैं। दे आर लीडिंग, दे आर डीन्स ऑफ आर्ट कॉलेजेस। Wow, So yeah, so they are contributing in a big way, and so I think we have a very hopeful future ahead. ग्रेट। अस्मा, अच्छा कुछ आर्ट ऐसा है पाकिस्तान का जो है भी सिर्फ पाकिस्तान में, कर भी बहुत कम है, कुछ तो ऐसे जो कर ही सिर्फ एक रहा है। जैसे कल हम जब गए लोक मेला में, तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से एक शख्स आए थे और वो वैक्स आर्ट कर रहे थे, और वो कहते हैं आई एम द ओनली वन हु इज़ डूइंग दिस। अब उनका बेटा ज़रूर वो कुछ ना कुछ कर रहा है, बट उसके अलावा कोई नहीं कर रहा, और उनको अवार्ड्स मिले, वो बाहर भी गए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो ऐसा आर्ट, ऐसा काम जो पाकिस्तान का है, और इस पाकिस्तान का खासियत ना किसी और को आता है ना कोई और कर रहा है, इसको प्रमोट करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। You know this, you're right, क्योंकि I also run an art gallery, तो हम लोगों ने क्राफ्ट्स पीपल भी दिखाए हैं, और अक्सर क्राफ्ट्समैन ऐसे हैं, एक मोहम्मद इलियास हैं जो स्टोन में कार्विंग करते हैं, टैक्सिला के पत्थर में कार्व करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, कैलीग्राफी कार्व करते हैं, ट्रीज, पत्ते, सब कुछ। तो वो, उनके बेटे भी उनके साथ काम अब करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें अर्निंग कम है, तो हम ये इसके बजाय कुछ और क्लोथ्स की बिजनेस कर लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें जिसमें ज़्यादा पैसे हैं। तो यू नो, दिस इज़ अ डिसीजन, या दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, एंड वी गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट देम। आई नो मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे शफकत महमूद साहब, वो इसमें कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जो यहाँ पर एक विलेज बना था आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, जहाँ लोक विरसा के पास ही, कि उसको फिर से रिवाइव किया जाए, उसमें इन क्राफ्ट्समैन को जगहें दी जाएं जहाँ ये अपना काम करे भी, बेचे भी, और एक परमानेंट जगह हो तो लोगों को पता हो कि यहाँ आना है। और इसमें थोड़ा सा अगेन आई विल अर्ज, अपने हम लोगों को भी कहेंगे कि जब तक हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनका काम नहीं लेंगे, तो फिर ये दोनों से बड़ी जरूरी एग्जीबिशंस करवाना और उनको वहाँ बुलाना, फिर उनके आर्टिकल्स को इस तरह डिपिक्ट करना, उसको प्रमोट करना, ना सिर्फ नेशन वाइड बल्कि अक्रॉस द ग्लोब। जी बिल्कुल, तो हमें इनको सपोर्ट करना है, पब्लिक को भी सपोर्ट करना है। यू नो, जो हमारा संडे बाजार होता था पीएनसीए में, उसमें ये आते थे क्राफ्ट पीपल, एंड इनके आइटम बड़े, टेबल्स बना रहे थे यूजिंग स्टोन। आप पीपल नीड टू बाय, हमें उसको ज्यादा लेने की जरूरत है, वेस्टर्न लुकिंग फर्नीचर को कम लेने की जरूरत है, हमें अपनों को पहले प्रमोट अपनों को प्रमोट करने की बात करें तो कल वही, मतलब लोक विरसा में बेशुमार जो थे लोग आए हुए थे जिन्होंने अपनी फन का मुजाहरा किया हुआ था। एक कल्चर ऐसा है जो हमारे हर शहर में बड़ा पसंद किया जाता है, आपका कैफेज में चले जाएं या बैठ जाएं, जो हमारा ट्रक आर्ट है उसको बड़ा प्रमोट किया गया ओवरऑल। चाहे अगर आप किसी एक कैटेगरी के कैफेटेरिया में भी चले जाएं तो कहीं ना कहीं हमें ट्रक आर्ट्स की मुमासलत से कुछ वॉल्स नजर आती हैं, तो इसको प्रमोट मजीद करने के हवाले से, क्योंकि नेशन वाइड भी अगर हम देखें, अगर हम बाहर जाके इसको प्रमोट कर सकें, उस पर पीएनसी के क्या स्टैंड है? पीएनसी ने सपोर्ट किया है ट्रक आर्ट को बहुत इन द बाहर, पास्ट जी। रिक्शे वगैरह, एक ऑस्ट्रेलिया या कहाँ भी एक पूरी बस पूरी पेंट करी थी ट्रक आर्ट में,
So truck art I think has got its good है ना? due and तो सबसे ज्यादा आई थिंक, अच्छा लेकिन फिर भी ना probably it's a popular form. Why is True that? that. कि मतलब ट्रक आर्ट, मतलब बाकी सारे भी आर्ट हमारे पास टाइप्स हैं, लेकिन ट्रक आर्ट को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद Maybe due किया to the colorful. Yeah, thing, colorful, bright, and you know it's easier to do also in large. Miniature इतनी पूरी बस तो miniature से नहीं बन सकती, बहुत नहीं बन सकती है तो नहीं देखिए बन तो सकती हाँ, है, बन तो सकती है, हाँ, I shouldn't पाकिस्तानी say आर्टिस्ट this. बना तो सकते हैं। जब उन्होंने पूरा माउंटेन बना लिया yes, दुबई yes, में, yes. सो बिल्कुल तो हाँ, तो आई थिंक देखिए सपोर्ट से कितना फर्क पड़ता है उस एक आर्ट फॉर्म को, क्योंकि सपोर्ट मिली पब्लिक की भी, गवर्नमेंट की भी, तो वो कहाँ से कहाँ गया। क्योंकि मैंने ये भी देखा श्वेत के वो जो ट्रक आर्ट का हम जब जिक्र कर रहे हैं ना, खुसों के ऊपर वो डिजाइन हैं, आपकी right. प्लेट्स के ऊपर डिजाइन है, आपकी की चेन्स के ऊपर डिजाइन है, आपके बैग्स के पे, आपके सूटकेसेस पर, मतलब वो उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट यू किया नो गया, एंड उतना वो पॉपुलर हो गया कि कुछ वेस्टर्न डिजाइनर्स ने उसकी Yes, नकल they करी copied है। that. सम ऑफ देम कौन Yes. है वो, एक पॉल स्मिथ और somebody, उसने वो शूज उसके ट्रक आर्ट ये हमारे प्रोड्यूसर ने भी कॉपी किया है सोफे का, जो ये वाला प्रिंट लिया है। नहीं उनका अपना अंदाज। देखिए अब कोई चीज पॉपुलर होती है तो कैसे इट स्प्रेड्स, यू नो, कैसे फैलती है। तो हमें और आर्ट फॉर्म्स और क्राफ्ट्स पीपल का थोड़ा मैं ये भी कहूँगी, आई थिंक वी नीड टू गिव देम अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट सिस्टम बाय डिजाइनिंग, कि हम ज़्यादा कंटेम्प्रेरी चीज़ें उनको डिज़ाइन करके दें और अपने वो क्राफ्ट में वो बनाएं। You know, और जब भी कोई ऐसा इवेंट हो जब पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर, वो चाहे कोई फैशन शो ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी इनका थोड़ा सा आर्ट होना चाहिए, वो चाहे बैकग्राउंड वॉल्स हो, कहीं ना कहीं पे वो आर्ट होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान का काम कितना अच्छा है। असमत थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग यू। बोलती बहुत अच्छा है, मस्ट से दैट। इतना आपका अंदाज मुझे प्यारा लगा कि रीमा सा अंदाज है, बहुत प्यारा अंदाज है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच असमा, थैंक यू। चलें नाज़रीन बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि अगले मौजू अगले मेहमान की जानिब जाएँ, ज़रा ज़रियाब के टूर डी साउथ की बात करते हैं। चंद रोज़ पहले जो कराची गई थी और दुनिया की सबसे बड़ी जो बोट रैली है उसका जो आगाज़ होना है 19 नवंबर से, उसको कवर करने गई थी कि क्या होने जा रहा है। 650 किलोमीटर तवील ये जो रैली निकलेगी, जिसमें जिसके पास भी कश्ती है वो उसमें शामिल हो सकता है। पाकिस्तान नेवी के इश्तराक से बोट रैली, तो क्या गहमा गहमी होने वाली है, किस तरह को पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इस गहरे पानियों में कहाँ कहाँ वो माहिगिर रुकेंगे, दिखाएंगे आपको ज़रियाब। जी तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि सुबह पाकिस्तान की टीम कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती कि जहां पर वो आपको एंटरटेन ना करे, आपको इंफरटेनमेंट प्रोवाइड ना करे। आज इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये जगह है सूबे सिंध का शहर कराची, और कराची में मौजूद हूं मैं कोरंगी क्रीक रोड पर, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स याच क्लब की जानिब से एक खूबसूरत से इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। जी हाँ, पहली बार हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में टूरिज्म को सपोर्ट करने के हवाले से जो एक बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रैली मुनाकिद की जा रही है, उस हवाले से 19 नवंबर 2021 को एक अहम इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनली इसको इस हवाले से बड़ा कहा जा रहा है क्योंकि अभी दुनिया भर में अगर हम देखें तो ये पहली कोई बोट रैली होगी कि जो कि हम कहते हैं कि पानी के जरिए आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, और जिसमें तकरीबन 15 बोट्स जो हैं वो शामिल होंगी। तो यहाँ पे इस हवाले से ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो कि हमेशा से टूरिज्म सयाहत के फ़रोग के लिए इंतहाई कोशा नज़र आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि टूरिज्म को प्रमोट करने से, सपोर्ट करने से हम न सिर्फ पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं, बल्कि ये कि हम बाहर से सरमायाकारी भी पाकिस्तान ला सकते हैं। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है दुनिया भर में कि कोई भी इतनी बड़ी बोट रैली का इनेकाद किसी अच्छे लेवल पर किया जा रहा हो। और जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान
नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मुश्तरका ताउन के साथ जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो कि इस क्लब के मेंबर्स हैं, उन्हें ऑन बोर्ड ले रही हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ से एक सफ़र तय किया जाएगा। सफ़र होगा यहाँ कोरंगी क्रीक से गवादर तक का। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस सफ़र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, इस रैली का इनेकाद क्यों किया जा रहा है और वो कौन कौन से लोग होंगे जो कि इस रैली का हिस्सा होंगे और इस रैली से, इस इवेंट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फासला है इस 650 किलोमीटर का फासला है। आज से पहले हमने दो किस्म की टूरिज्म को, सयाहत को प्रमोट होते हुए देखा है, एक जो ज़मीनी रास्ते के थ्रू होती रही है और एक जो फ़ज़ाई रास्ते के थ्रू होती रही है। लेकिन पाकिस्तान में पहली बार ये होगा कि पानियों के रास्ते, जी हाँ, पानियों के रास्ते ये सफ़र हम तय करेंगे और पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। पहला जो सफ़र होगा वो होगा कोरंगी क्रीक से ओरमाड़ा तक, एक दिन में तय, और दूसरा जो हमारा सफ़र होगा वो होगा ओरमाड़ा से गवादर पोर्ट तक का। तो इसके रूहे रवा कौन है जो इसका बेड़ा उठाए हुए हैं और इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। आइए उनकी तरफ चलते हैं। तो पहुंच गई हूं अब मैं वहां जहां से रास्ता है बोट के अंदर जाने का। मैं खड़ी हूं इस वक्त समंदर के अंदर और यहां पे मैंने जैसे को पहले भी बताया था कि इस रैली के रूहे रवा उनसे आपकी हमने मुलाकात करवानी है और उनसे जानना है कि ये जो 5 दिन और 4 रातों का सफ़र है ये तय कैसे होगा, क्या इंतजामात उन्होंने इसके लिए करके रखे हैं और जो जीतने वाली पार्टी है उसे मिलने क्या वाला है। तो इस रैली के रूहे रवा, इसके ऑर्गेनाइजर अहमद मामूर अमीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक सर। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। सिर्फ मुझ में नहीं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, जितने भी वोटर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 15 बोट्स हैं, तो लोग कितने जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग कोई 50-55 वोटर्स हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, नॉट अ डे वोटर के चलो यार अपना आज वीकेंड है बाहर निकलते हैं, नहीं, दे आर ऑल प्रोफेशनल वोटर्स जस्ट लाइक एनी फार्मूला रेसिंग। जबरदस्त। अच्छा अहमद साहब, अभी जब हमें वहाँ से तो आपकी बोट को देखे तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। बड़ी खूबसूरत ये बोट माशाल्लाह आपने बनाई है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम बाहर रहकर सारी बातें करें, बोट के अंदर चलते हैं, देखते हैं मामूर साहब ने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा चलते चलते सफ़र तय करते हैं। और आप भी कुछ घुमाइए फिराइए मुझे भी। जी, आप आइए, आपको लेके चलते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर डीप सी होगा और आपको डॉल्फिन्स और व्हेल्स, हम आपको सारा नज़ारा कराते हैं। तो सिर्फ मेरी एक्साइटमेंट नहीं, मेरे ख्याल से सुबह पाकिस्तान के जितने व्यूअर्स हैं उनकी एक्साइटमेंट में भी मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। आइए चलते हैं। अहमद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि 650 किलोमीटर ये फासला हमने तय करना है 5 दिन और 4 रातों में, क्या इंतजामात है इसके लिए? ये टोटल सफ़र जो है वो कोई 5 दिन और 4 रातों का सफ़र है और ये स्टार्ट होगा कराची से। जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये 5 दिन और 4 रातें, कराची हमारा पहला पड़ाव है, आखिरी पड़ाव हमारा गवादर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में हम कहाँ पर कायम करने वाले हैं? यहाँ से हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे कराची से। तो हमारा सबसे पहला एक बड़ा ही खूबसूरत हमारा एक आइलैंड है जिसका नाम चरना आइलैंड कहते हैं, हाँ, जिसके नीचे आप अगर डाइव करें, आप तो नहीं करेंगे लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत एक्वेरियम टाइप जना वो एक सिस्टम बनाया हुआ अल्लाह ताला ने, बहुत खूबसूरत, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर ऑल द वे हम लोग ट्रैवल करते हुए शाम तक हम लोग उड़मारा पहुंचेंगे। उड़मारा में हमें नेवी ने वेलकम हमें करेगी, हमें बोर्डिंग लॉजिंग करने के बाद हमें जो ना मॉर्निंग में जो है हम जाएंगे अस्तोला आइलैंड। अस्तोला आइलैंड जी हमारा ये तीसरा पड़ाव होगा। और अस्तोला आइलैंड की ख़ास बात यह है कि वहाँ पर एक नेचुरल फिनोमेना जन्म लेता है जिसको टर्टल हैचरी बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम जगह पे, कोई 11 या 12 जगह पर दुनिया में होता ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं पाकिस्तान नेवी को इसके डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी क्योंकि जिनके ताउन से हम देखते हैं कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनकी सपोर्ट ना होती तो इवेंट ना हो रहा होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से हमेशा कोशा रहे हैं। जब वो हुकूमत में नहीं थे उस वक्त भी वो इसकी बात किया करते, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो इस किस्म का जो इनेकाद है बड़े लेवल पर हम होता हुआ देख रहे हैं। टूरिज़्म को सपोर्ट करने में ये रैली, इस तरह के इवेंट्स अपना कितना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं?
ये मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये बाहर मुल्कों में ये इंडस्ट्री मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। सिर्फ मैं कमर्शियल फ़िशिंग की बात नहीं कर रहा, मैं लेजर फ़िशिंग जो कि फ़न फ़िशिंग होती है, जिसमें आपका हट्स होते हैं, शैलेज होते हैं, बोटिंग होती है, खाना पीना होता है, फैमिली डे आउट होता है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जो है ना फेरीज चलती हैं। ये सारी की सारी जो है वो ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है बाहर, जो कि पाकिस्तान में अभी इट्स नोवेयर। मैं तो हम इंटरनेशनल टूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस पे? इस इवेंट में तो नहीं, इस साल नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान का कर्जा सारा का सारा सिर्फ ये समुंदर ही जाना वो पी जाएगा। हाँ, अगर इसी को प्रमोट किया जाए। चलिए, गुड लक अहमद साहब। आई विश के ये जो इवेंट है इंशाल्लाह बहुत कामयाब साबित हो और हम फ्यूचर में देखें कि जो बैरून मुल्क हमारे लोग पाकिस्तान आकर देखना चाहते हैं इस किस्म के इवेंट्स को, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali. India, New Zealand, Afghanistan and Namibia, all beaten hands down. Pakistan cruises uninterrupted to the semi-finals. In style, playing like champions. Spurred by Babar Azam, with Mohammad Rizwan and Shaheen Shah Afridi performing spectacularly. Shadab Khan returning to form. Harish Rauf sending down the stunners. Big hitting Asif Ali joining the party. No, he can't. They are there, the serious contenders. ICC World T20 2021 until November 14, 2021. Live on PTV Sports.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ मौजूद हैं जो शख्सियत हैं तो डॉक्टर, लेकिन अब लगता है पहचान एज अ पॉलिटिशियन ही है। निसार अहमद चीमा साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। शहर गुजरांवाला पहलवानों का शहर, वहाँ से ताल्लुक है। तो आज जरा इनसे पूछेंगे पहलवानों के शहर के खावे बर्तने मशहूर हैं, ये खुद खाने पीने के कितने शौकीन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर हैं तो इसलिए मैं ये तो आपसे पूछ नहीं सकता कि सर खाने पीने में कितनी बेहतियाती करते हैं आप? नहीं करते होंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि मैं कितनी बेहतियाती करता हूँ। वैसे गुजरांवाला जो है जिंदा दिल लोगों का शहर भी है, बिल्कुल। वो खुश मिजाज भी हैं और खुश खुराक भी हैं। खुश खुराक तो है जी हाँ, इसमें कोई वो शक इतने नहीं। खुश खुराक है सर, इतने खुश खुराक हैं वो चिड़िया भी नहीं छोड़ते। वो छोटी छोटी मासूम चिड़िया भी खा जाते हैं। मैं ज़िला गुजरांवाला की तहसील वज़ीराबाद से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। जी हाँ, वहाँ से मैं मुंतखब हुआ हूँ। और जिस तरह मैंने कहा कि गुजरांवाला तो बहुत पहलवानों का भी शहर है, जिंदा दिल लोगों का शहर है, खुश मिजाज और खुश खुराक लोगों का शहर है, तो बेशुमार खूबियाँ अल्लाह तो ताला फिर ने वहाँ आपने के वो लोगों को दी। चिड़े खाए जिनका जिक्र अभी शेव कर रहे थे? उसके लिए देखें एक ख़ास टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मैं तो अक्सर फिर पूछता हूँ गुजरांवाला के शहरियों से कि आप पहलवानों का शहर है, कि चिड़े खा के पहलवान बनते हैं? नहीं, सिर्फ चिड़े नहीं खाते। सिर्फ, अच्छा नहीं, उनका जवाब ही होता है कि हम इतने चिड़े नहीं खाते, पर हम इतने चिड़े खाते हैं। हाँ। तो सर सुबह में आपने नाश्ता क्या किया? जी मेरा तो रवायती ट्रेडिशनल नाश्ता होता है जी, अंडा पराठा? दही पराठा जी। दही पराठा, जी वाह। इंक्लूडिंग लस्सी? लस्सी अब यहाँ तो उस तरह की अवेलेबल नहीं है, लेकिन गांव में यकीन लस्सी होती है। जब गांव जाते हैं तो लस्सी पीते हैं, जी हाँ, टका आगे पीते हैं, बिल्कुल कोई एहतियात नहीं होती वैसे, या यूँ कह ले कि नहीं लस्सी में एहतियात करनी भी नहीं चाहिए? नहीं, जरूरत भी नहीं है। देखें हमारा जो अब ये लाइफस्टाइल है ना, ये बड़ा बदल गया है। अर्बनाइजेशन के साथ साथ वो जो लाइफस्टाइल बदलने से बड़े, बल्कि मैं तो बतौर डॉक्टर भी ये कहता हूँ कि बड़े मेडिकल इश्यूज पैदा हुए हैं। जो जितना आप नेचर के करीब होंगे, आपका लाइफस्टाइल नेचर के करीब होगा, उतनी आप सुखी रहेंगे, आराम से रहेंगे। बात तो सही है जी हाँ। और ये मेडिकल इश्यूज से, मेडिकल प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे, डॉक्टर से भी दूर रहेंगे। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि ऐसा लाइफस्टाइल रखो कि मुझसे दूर रहो। नहीं, बिल्कुल। देखें जिस तरह वो जो है ना, वो जिस तरह कहा जाता है यानी एन एप्पल अ डे डॉक्टर अवे, तो वो जो है सिर्फ एप्पल की बात नहीं है। आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, डॉक्टरों से, अस्पतालों से महफूज रहेंगे। तो सर वजीराबाद में ही रिहायश गुजरांवाला की तरफ है या फिर इस्लामाबाद? जी वजीराबाद के पास हमारा गांव है, कोई 10 किलोमीटर दूर। तो ये जब सेशन होता है तो इस्लामाबाद में, वरना अपने हल्के में। अब सेशन की वजह से आप इस्लामाबाद पहुंचे? जी हाँ। चलिए, जबरदस्त। और सेशन के लिए क्या भरपूर तैयारी की है फिर आपने? जी बिल्कुल तैयारी है जी। हम वैसे ही है कि ये हुकूमत तो पिछले 3 साल से पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है कौम के सामने। अच्छा। और इंशाअल्लाह हम इसमें अपना मुसलसल हिस्सा डाल रहे हैं इनके करतूतों को बेनकाब करने के लिए। आवाम पे सच्ची बात ये बड़ा इन्होंने जुल्म ढाया, बड़ी हमें तवक्कुआत थी लोगों को। हमें तो चले ना सही, हमें तो पता था, किसी खैर की तवक्को नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि ये वो ऐसी टीम है, ये अब ये मुल्क को खिलाड़ियों और नाड़ियों के हवाले कर दिया गया। सही। सर ऐसे करेंगे। लेकिन सर उसके अलावा जो आप कह रहे ना कि ये तो इन्होंने गवर्नमेंट ने अवाम का हाल, जो आपकी पार्टी के लीडरान ने पार्टी का हाल किया है, हमने ये किया, मियां साहब, छोटे मियां साहब, हमने ये किया। पता नहीं चलो लीडरशिप किसके हाथ में। देखें गुजारिश, हमने ये किया कि मुल्क को एक मुस्तहकम मईशत दी। 5.8 पे जीडीपी ग्रोथ थी, इन्फ्लेशन बिल्कुल सिर्फ 4 पे थी, अब 3 गुना हो चुकी है। हर चीज़ की कीमत स्टेबल थी। आप देखें शाही खुर्दोनोश, चीनी की कीमत देखें हमारे दौर में क्या थी, आज डबल से ज्यादा हो गई। की अगर बात करेंगे तो मैं माजी की वो दिन भी याद कराऊंगा जब चीनी में लाइनें लगते, हमने भी देखा। और एक छोटा था उस वक्त, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं थे सर। और तमाम अशाए खुर्दोनोश की आप देखें, चीनी देखें, दालें देखें, आटा देखें, घी देखें, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत देखें, आप डॉलर की कीमत देखें। सर पेट्रोल की अगर बात करें आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा, तो हम लेट्स नॉट डिस्कस दैट, चलिए उसको हम फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं। हम आपकी शख्सियत पर ही बात करें, इस पर नहीं अभी गुफ्तगू करते, ना ही करें। इसके लिए हम आपका स्टेमिना बचा के रखते हैं, क्योंकि अपने असेंबली में जाके नहीं, ये देखिए, ये बात इसलिए बड़ी जरूरी है क्योंकि ऑपोजिशन का काम क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, बल्कि तजावीज देना। उसमें बिल्कुल सिर्फ थोड़ी है कि आपने सिर्फ तनकीद करनी है, वहां से भी सिर्फ तनकीद आए। ये तो डेमोक्रेसी है जिसमें आपने भी जरा अपनी राय देनी है। अब मैं आपको मैं तजवीज़ देता हूँ जी एक पॉजिटिव। जी देखें बात यह है कि कुरानों को चाहिए उनकी सिंसेरिटी का जो टेस्ट होता है ना, वो ये होता है सबसे पहला कि सिलेक्शन ऑफ टीम, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आज तक इस असूल पे इस हुकूमत ने, इन हुक्मरानों ने अमल नहीं किया। अब ये देखें बात यह है कि ये नहीं है कि इनके पास को लोग, ठीक है
अच्छे तजुर्बाकार काबिल लोगों की कमी है, हमें एहसास है इनके पास, संजीदा लोगों की कमी है, लेकिन फिर भी चंद एक लोग हैं, आप उनसे काम लें। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये हर सियासी जमात पर और सिर्फ कैबिनेट में नहीं, देखें इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स पे कहीं इन्होंने कोई, देखें किसी सूबे में यह है कि अब इत्फाक से इस वक्त मैं ये कहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी दोनों अच्छे लगे हैं पंजाब में, ये आप ज़रा इस पर ये मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट करें, अच्छी बात है। लेकिन यानी ऑन दी होल अगर जनरली आप देखें तो कभी भी यह है कि इस तरह के असूल पे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब के असूल पे अमल बात है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए, और ना कैबिनेट में क्रॉस द ना बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव हर सियासी जमात पर भी लागू है। सर ये माजी में भी ऐसी ही कोताहियां होती रही जिसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पर पहुंचा है। तो चले उस पर मैं फिर कहूँगा लेट्स नॉट डिस्कस दैट प्लीज। वापस आते हैं तो उसको थोड़ा सा लाइटर नोट पर रखते हैं। और दूसरा, वैसे मैं तो इनसे कहता हूँ कि देखें किसी भी, आप इत्फाक फरमाएंगे कि किसी भी सरबराह की, यानी खा वो इदारे का हो, सूबे का हो, मुल्क का हो, उसकी जो मिनिमम परफॉर्मेंस है, मिनिमम परफॉर्मेंस का इंडिकेटर ये है कि आपको जिस हालत में वो इदारा, वो सूबा, वो मुल्क मिले, आप उससे बेहतर हालत में छोड़ के जाएं। तो हम ये कहते हैं कि आप बेहतर ना छोड़ें, आप कम से कम वही पाकिस्तान लौटा दें जो आपको पुराना पाकिस्तान मिला था। मुझे लगता है कि आज सर ना जितने गिले शिकवे हैं वो सुबह पाकिस्तान में करके जाएंगे। खैर सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये कि नॉर्मल रूटीन क्या रहती है आपकी, क्योंकि आप वहाँ पर होते हैं, फिर ऑफ एंड ऑन आपका, क्योंकि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तब आपका आना होता है इस्लामाबाद। जी देखिए, गुजारिश ये है कि अपोजिशन के जो लोग हैं, ज़ाहिर है कि ये तहरीक इंसाफ का, चूँकि इंसाफ से तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो उनको उन्होंने कोई डेवलपमेंट फंड्स तो दिए नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसे का हालत ये है कि हमारे, यानी ये कि सिर्फ ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो MNA MP जीते हुए उनको छोड़ें, जो सारे तरक्याती मंसूबे अगर कोई करते हैं, तो हारे हुए कैंडिडेट जो हैं, जो हमारे मुकाबले में हारे हुए हैं, ज़िला गुजरांवाला में 6 सीटें हैं नेशनल असम्बली की और 14 सूबाई, सारी की सारी मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। लेकिन वहाँ पे जो तरक्याती मंसूबे हों या पोस्टिंग ट्रांसफर्स हों, ये जो है सारे हारे हुए कैंडिडेट जो हैं उनके कहने पे होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। यानी ये है कि ये नया पाकिस्तान अगर इस तरह का है तो ये तो अल्लाह ही बना दे। सर ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात हैं। अच्छा नहीं, मैं दूसरी बात, चूंकि मेरे कहने का मतलब ये था कि चूंकि तरक्याती मंसूबों से हमारा ताल्लुक नहीं है, इन्होंने रहने नहीं दिया, इस वजह से हमारा मेन जो एक्टिविटी होती है हमारे मुस्लिम लीग नून के MNA MPs की, मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव, डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निसार साहब, गुफ्तगू हम आपसे करना चाह रहे हैं, ज़रा स्टूडेंट लाइफ पे लेकर चलते हैं आपको। मैं ये डिस्कस भी करना चाह रहा था क्योंकि मेडिसिन पढ़ना ज़ाहिर है और स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम आपने मेडिसिन पढ़ी उस टाइम प्रोफेशनली दो बताए जाते थे ना, डॉक्टर या इंजीनियर। तो थोड़ा सा बताएं कि बहुत अच्छे स्टूडेंट थे या कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि नहीं यार मेरिट बहुत हाई है, ज़्यादा मार्क्स लेने तभी मैं क्वालिफाई करूँगा फॉर द कॉलेज? मैं नेचुरली वो मैट्रिक तक तो मैं टॉप स्टूडेंट्स में माशाल्लाह हमेशा अपने स्कूल में अल्लाह ताला के फजल करम से टॉप करता रहा। उसके बाद मैं मैट्रिक में भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड था पूरे डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड के इम्तहान में। मेडिकल कॉलेज में जाकर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जिस तरह मैंने कहा कि मेरा एप्टीट्यूड तो साइंस सब्जेक्ट की तरफ नहीं था, मैं लीगल प्रोफेशन में जाना चाहता था, लेकिन वालदा साहब की ख्वाहिश थी तो माँ की ख्वाहिश पूरी की माशाअल्लाह। जी बिल्कुल, और वो ख्वाहिश पूरी करने की बिना पर अल्लाह ताला ने फिर बड़ी इज़्ज़तें दी, बड़ा नवाजा। कोई शक नहीं सर, खा मेरा एप्टीट्यूड नहीं था लेकिन वालदा साहब के ख्वाहिश के एहतराम की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे डीजी हेल्थ बना दिया। ऐसे तो नहीं कहते ना कि माँ की दुआ जन्नत की। और उसके बाद फिर मेडिकल को कंटिन्यू, मतलब घर में कोई और बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता नहीं नहीं और कोई मेरे 4 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, 3 बेटे हैं। इनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा। बेटी ने मास्टर्स कर लिया है, 3 बेटे छोटे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेडिकल प्रोफेशन की तरफ नहीं आया। तो आप की ख्वाहिश है कोई बच्चा बने डॉक्टर या आपकी भी ख्वाहिश भी नहीं? मैंने उन पे छोड़ दिया। नहीं, मैंने उन पे छोड़ दिया। तो कोई बच्चा जिसका रुझान बिल्कुल एक ऐसे शोबे की तरफ हो जो आप कहते हो नहीं नहीं इस तरफ मत बढ़ो तुम, यहाँ तो कमाई जरा मुश्किल हो जाएगी। नहीं कमाई का इससे ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है। असल जो है ना, असल सबसे बड़ी बात वो कमाई जो है वो रूहानी कमाई है। असल रूहानी कमाई है और वो कमाई है जो आखिरत में काम आने वाली है। अकाउंट वही है जिसका आखिरत में बड़ी प्यारी सोच है माशाल्लाह। तो देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मेडिकल प्रोफेशन हो या पॉलिटिकल फील्ड हो, जिसमें आप इंसाफ करते हैं, अवामी खिदमत का जज्बा आपके यानी सोच पे गालिब रहता है, उस पर आप कामयाब हैं, वही कामयाबी है। बेशक। घूमने फिरने का भी शौक है सर? बिल्कुल, बहुत शौक है। कभी बचपन में ऐसा हुआ घूमने फिरने निकल के घर को वालों को बताए बगैर और डांटे पड़ी आने के बाद? नहीं, डांटे कई बार पड़ी, बिल्कुल पड़ी बिल्कुल कई बार पड़ी। अम्मा ज़्यादा डांटती थी कि अब्बा? नहीं, अब्बा जान से पढ़ती, फिर बड़े भाईजान से भी पढ़ती रही। डांट तक ही मामला रहा? पिटाई भी हुई? नहीं अमूमन डांट तक रहा। अमूमन डांट तक रहा कभी कभार। वंस इन अ ब्लू मून। हाँ जी हाँ। तो आपके जो अपने बच्चे हैं उनमें से कभी आपने किसी को फिक्स किया, मतलब या जो बहुत शरीर हो, बड़ा शरारती हो, कि उसके साथ जरा आपकी जरा ज्यादा हो जाती है बचपन में? नहीं, वो बच्चों का ख्याल यह है कि मैं जरा सख्ती करता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मैं सख्ती नहीं करता। अच्छा बच्चे कहते सख्ती करते हैं? हाँ, कुछ यानी सब तो नहीं। अच्छा, लेकिन बच्चे समझते हैं कि थोड़ी सख्ती है और आप समझते नहीं मैं तो बिल्कुल सख्ती नहीं कर रहा। आपकी अम्मा अब्बा ने वैसे सख्ती ज्यादा की? नहीं, वो उन्होंने उतनी की जितनी ज़रूरत थी। आप भी उतनी ही कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है? मैं अपने ख्याल में तो उसी तरह कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये अब परसेप्शन बच्चों का हो सकता है डिफरेंट हो। कौन सा बच्चा ऐसा जो गिला ज़्यादा करता है कि अब्बा बहुत सख्त हैं? नहीं, अमूमन उनमें कंसेंसस ही हो जाता है। सारे एक पेज पर होते हैं, सारे बच्चे एक पेज पर होते हैं, एक पेज पे हो जाते हैं। और फिर उस वक्त ज़रा मुश्किल पेश आती है जब बच्चों की अम्मी भी उनके साथ एक पेज पे हो जाती है, फिर मेरे लिए ज़रा मुश्किल होती है। ऐसा होता है बच्चों के साथ बैठे हों और अपने बचपन का कोई वाक़या उन्हें सुना रहे हों और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, फिर अक्सर वो कहें कि दोबारा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं और अक्सर एंजॉय करते हैं। कभी कभार फिर ये है कि जब वो जो एक क्रिटिकल अप्रोच के साथ मैं को बात करता हूँ कि देखें हम वालिदैन के साथ हमारा ये होता था या हमारे वालिदैन इस तरह में समझाते थे, तो और उसका इम्पैक्ट ये होता था, तो बाज़ औक़ात फिर बच्चे जो हैं, बच्चों में से कोई ये भी क्या उठता है कि देखना जी वो दौर तो और था, ये दौर कुछ और है। कोई ऐसी कहानी बचपन की जो आपको सुनाते हुए भी खुद भी अच्छा महसूस हो, आपको लगे कि नहीं सुनानी चाहिए, ये बच्चों के लिए बड़ी बड़ी अहम है? देखिए कई इस तरह की चीज़ें, कई वो लर्निंग चीज़ें होती हैं कि अच्छा ये एक ऐसा मामला बचपन में हुआ था जिससे आपने सीखा था और आप चाहते हैं बच्चों को पास ऑन करें। हाँ, मसलन मैं कई बार ख्याल आता है कि वो बच्चों को मैं सुना भी चुका हूँ और एक से ज़्यादा बार। आज और देखना बच्चों को हाँ, कि वो एक बार वो अपने गांव में अल्लाह ताला ने हमें वालिद साहब हमारे हेड ऑफ़ द विलेज थे, बड़े ज़िम्मेदार थे,
तो बस किसी वजह से किसी बच्चे ने हमारी नज़र में ज़रा गुस्ताखी की, यानी हम हालांकि हमारे हम उम्र थे, हमारे सारे स्टूडेंट थे, हम तो हमारे क्लास फेलो थे, तो किसी बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी, तो हमने उसकी अपने दोस्तों से ज़रा कहा कि इसका दिमाग ठीक करो। अच्छा। तो उसकी पिटाई होगी, पिटाई ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हो गई। तो वो उसके जो वालिद थे, वालिदैन थे, उसके घर वाले, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया और उन्होंने फिर जिन्होंने पिटाई की उनका कहा जी इनको सज़ा मिलनी चाहिए, वालिद साहब के पास आ गए। तो हमारे अब्बा जान ने कहा कि नहीं, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, पहले मेरे बेटों को मिलेगी, क्योंकि ये इन्होंने करवाया है। तो वो उनका जी नहीं, हमारा इनसे तो गिला नहीं है, हमने तो इनके नाम ही नहीं लिया, या एहतराम में या डरते हुए। तो वालिद साहब ने कहा नहीं, आप तो वैसे ये है कि मुरब्बतन या डरते हुए बात नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, लेकिन मुझे पता है, मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, असल कसूर इनका है। तो फिर सज़ा वालिद साहब ने हमें दी, यानी तो वो फिर हमारे लिए एक बड़ा, एक जैसे होता है, एक पूरी ज़िंदगी के लिए एक लेसन था। तो वो हमने ये देखा वालिद साहब का कि जी वो यानी खा उनका अपना कोई बेटा अगर कसूरवार है तो उन्होंने फिर उसको स्पेयर नहीं किया, बल्कि उसको ज़्यादा सज़ा दी। तो सर आप उस वक्त के हमारे पेरेंट्स की जो तरबियत रही है, जो आज के वालिदैन की तरबियत है, कितना फ़र्क महसूस किया आपने? फ़र्क बहुत है। देखें ये है कि जो शख्सियत साजी होती थी, किरदार साजी, उसके लिए दो ही इदारे होते थे, यानी सदियों से यानी ये चले आ रहे हैं। बनी नौ इंसान की तारीख़ देखें तो दो इदारे, माँ की गोद और तालीमी इदारे, दरसगाहें जो थी, जिस हालत में भी थी, बिल्कुल ऐसी है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ ज़ाहिर है कि वो बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब यह है कि वो दोनों दरसगाहें जो हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, शख्सियत साजी और किरदार साजी के हवाले से। अच्छा। ना माओं के पास वो वक्त है, वो भी अपने हर वक्त जो है वो मोबाइल पे लगी हुई हैं, और ये है कि दरसगाहों में भी वो किरदार साजी की बजाय अब ये है कि अपने ट्यूशन सेंटर जो है वो बने हुए हैं और उनकी तरफ रुझान ज़्यादा है। वो जो मिशनरी स्पिरिट के साथ पढ़ाने वाले उस्ताद थे, ना वो रहे, ना किरदार साजी, शख्सियत साजी करने वाली वो माएँ जो हैं वो रही। और इस यही वजह है कि आज और दूसरी बात जो है वो ये है कि वो घरों में वो हलाल हराम की वो तमीज़ नहीं रही। हलाल हराम के बारे में हम सबक नहीं पढ़ाते, बच्चों को दरस नहीं देते, उनके किरदार साजी में ये एलिमेंट जो है वो गायब है। क्योंकि ज़ाहिर है सर, जब वालिद ने हराम कमाया या वालिद हराम कमाया, हराम लुक़मा औलाद तो खिलाया, तो सबसे बड़ी बात ने भी फिर हराम, हम बच्चों को ये सिखाती ही नहीं है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जिसका रिज़्क़ हलाल नहीं उसकी कोई इबादत भी बेशक नहीं। तो ये मैं आपको यानी ये बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल की वसादत से भी कि आप अगर बच्चों की तरबियत रिज़्क़ हलाल से करेंगे तो उसकी बरकतें जो है उनमें भी आप देखेंगे, उनकी आने वाली नस्लों में भी देखेंगे। अगर बच्चों की तरबियत रिज़्क़ हलाल से नहीं होगी तो फिर यह है कि वो बच्चे जो हैं ना वालिदैन के लिए काबिल फ़ख्र होंगे, ना मुल्क और कौम के लिए काबिल फ़ख्र होंगे। सर, आपने तरबियत का जब जिक्र किया तो आपने वालिदैन और उस्ताद दोनों का जिक्र किया। आपके जो टीचर्स थे उनमें से आपके फेवरेट टीचर कौन थे? जी कई रहे मेरे उस्ताद, बड़े फेवरेट रहे। स्कूल में बड़े अच्छे उस्ताद हमें मिले और बहुत हमारे हेडमास्टर थे, मुख्तार साहब उनका नाम था, बड़े किरदार साजी की तरफ बड़ी तवज्जो थी। एक गयूर साहब थे हमारे उस्ताद थे, बड़े किरदार साजी की तरफ बहुत उनकी तवज्जो। फिर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे उस्ताद थे बड़े मशहूर मुसन्निफ़ भी, मशकूर हुसैन याद, प्रोफेसर मशकूर हुसैन याद, बड़ी किताबें उनकी। तो वो जो है वहाँ से हिजरत करके आए थे इंडिया से, दिल्ली से, तो वो सारा ख़ानदान उनका कट गया हिजरत के दौरान। तो वो 14 अगस्त के बारे में उनका वो शेर बड़ा मशहूर कि मुझे है जान से प्यारी वो सुबह जिसके लिए बहा है मेरे सितारों की अंजुमन का लहू। तो वो बड़ा वो फिर ये है कि उनकी बातों से भी यानी पढ़ाते हुए भी वो ये है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते जब कभी पाकिस्तान का, तहरीक पाकिस्तान का और क़याम पाकिस्तान का, हिजरत का, 14 अगस्त का जिक्र करते थे। फिर इसी तरह ये है कि मेडिकल कॉलेज में हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हमें मिले। हमारी प्रिंसिपल रही बाद में प्रोफेसर जुबैदा अजीज़, अगरचे प्रोफेसर अफगानी थी गायनोकोलॉजी, लेकिन यह है कि वो भी जब पाकिस्तान का वो जिक्र करती थी, मैं उस तरह के उस्ताद है ही नहीं है। मसलन मैं आपको बताऊं कि वो कहा करती थी कि बड़ा उनका रौब था, डर था, बिल्कुल माओं की तरह ना वो उनका। तो वो जब बच्चे और उस्तादों से स्टूडेंट डरे या ना डरे, प्रोफेसर जुबैदा अजीज़ से बहुत डरते थे। अच्छा, उनके डर की वजह से उनकी क्लास में लोग भाग कोई 1 मिनट भी लेट टाइम से,
अच्छा, उनको ये पता होता था कि जी चूँकि इन्होंने वक्त की पाबंदी करनी है, तो ये कई लोग फिर बच्चे जो है अपना नाश्ता छोड़ के आ जाते थे। तो उनका ये होता था कि मेरी क्लास में जिसने आना है वो 2 काम करके आए। एक ये कि नाश्ता करके आए, बगैर नाश्ते कोई ना आए, और दूसरा ये कि आप चंद लाइनें पढ़ के आए लेकिन कुरान मजीद पढ़ के। वाओ, माशाल्लाह। अंदाजा करें ना कि जी इस तरह के उस्ताद ऐसे उस्ताद कहाँ थे, मिलते हैं? जबरदस्त सर, जबरदस्त। ऐसे उस्ताद नहीं है, बड़ी दुरुस्त आपने बात की, ऐसे उस्तादों की कमी है। और इसी तरह ज़ाहिर है वो एक घर, एक दर्स का, यानी वालिदैन दर्स का, फिर जो दर्स का है वो स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया कि ऐसे उस्तादों की वाकई कमी है। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप इस सेगमेंट में, इस शो में। नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।